तो 31 नंबर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में, जिसमें हम कूलम्स लॉ के क्वेश्चंस यहाँ पर अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेके फिर हम कैपेसिटेंस को लेके न्यूमेरिकल जो सोल्व करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 में क्या कह रहा है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखो बार बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, स्क्वायर का मिलेगा, कभी आपको ट्रायंगल का मिलेगा, तो थोड़ा सा उसके अंदर में अपने दिमाग को थोड़ा खोल के चलें। जैसे पीछे भी मैंने ट्रायंगल के एक दो क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर भी आपने देखा था इक्विवेलेंट जब हम फोर्स निकालते हैं तो थोड़ा सा हमें वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, वेक्टर कैसे उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर का लेके चल रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम उसी अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने फिगर को डिजाइन करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर दिया गया है। ठीक है भाई, हमने स्क्वायर बना लिया और हर एक कॉर्नर के ऊपर में क्यू चार्ज रखा है। यहाँ पर भी क्यू रखा है, क्यू क्यू एंड अगेन है क्यू, ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ये अच्छा अच्छा दो अपोजिट कॉर्नर्स पे रखा है, सभी पे नहीं रखा है, केवल दो के ऊपर में रखा गया है, यहाँ पे और यहाँ पे। और जो बाकी दो बच गए हैं उनके ऊपर में कह रहा है कि छोटा क्यू है वो यहाँ पर रख दिया गया। क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर, तो यहाँ पर भी क्यू रख दिया गया और यहाँ पर भी क्यू रख दिया गया। इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, तो कोई सा भी क्यू यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, चाहे ये कर लीजिए चाहे ये। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे, हम मास को यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि नेग्लिजिबल है, तो केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको कंसिडर किया जा रहा है। तो इसके ऊपर में कह रहा है कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है। ठीक है भाई, हम क्वेश्चन समझ गए। अब हमारे पास में पूछा गया क्यू बाई जो क्यू है उसका जो रेशो आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में सबसे पहले, क्योंकि बोला गया है फोर्स जीरो है, तो ये फाइंड करो कि ये जो चार्ज आपके पास में है कैपिटल क्यू है, इसके ऊपर में लगने वाले टोटल कितने फोर्सेज है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्यू है, तो एक तो फोर्स यहाँ से लगा रहा होगा, ये क्यू जो है इसके ऊपर में लगा रहा होगा, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी किस डायरेक्शन में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिसको भी कंसिडर कर रहे हैं वो अदर के रिस्पेक्ट में क्या करेगा। अगर इसने फोर्स लगाई तो ये कहां इसको धकेलने की कोशिश करेगा, अगर नेगेटिव होता तो इसको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करता। ठीक उसी तरह ये छोटा क्यू है, क्योंकि चार्जेस जो है सेम जो पॉजिटिव चार्ज रखे गए हैं, तो यहां से ये क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन थोड़ा सा गलती यहां पर आप लोग ये कर देते हैं, मतलब मैक्सिमम जो देखा जाता है वो इस चार्ज को भूल जाते हैं कि ये भी यहां पर एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन के अंदर में इसके ऊपर में लगाएगा। तो तीन फोर्सेज यहां पर हमारे पास में आ जाती है। और बोला गया कि तीनों नेट फोर्सेज जो है वो जीरो है। मतलब जब यहाँ पर टोटल नेट फोर्स तो तीन लग रही है उसके ऊपर में, तो सबका सम क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर मैं इस कॉर्नर को मान लेता हूं, ए कॉर्नर है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो जो फोर्स लग रही है ए टू बी लग रही है, यानी कि फोर्स ए टू सी, ए टू सी वाला, ये वाला जो फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स ए टू बी, फोर्स ए टू बी हो गया। और तीसरा जो फोर्स है वो यहां पर ए टू डी वाला हो गया, यानी कि एफ ए टू डी, ये वाला जो फोर्सेज है, यानी कि ए पर बी, ए पे डी के कारण, ए पर बी के कारण, ए पर सी के कारण में। तो टोटल जो फोर्स का सम आना चाहिए वो आपके पास में जीरो आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने ये हमें बोल दिया है। तो हम एक एक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, और हम यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, वी कैन से कि जो हमारे पास में एफ ए बी प्लस में एफ ए डी है, यानी कि ये जो फोर्सेज हैं और ये जो फोर्सेज हैं, इनका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन के अंदर में जाता है। तो वो एक वेक्टर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हमें बोला जाता है। तो वेक्टर का जो इनका समअप आता है हमारे पास में, वो अगेन माइनस ऑफ एफ जो हमारे पास आएगी ए सी, यानी कि जो ए सी आई है, ये डायगनल जो फोर्स लगी है उसके इक्वल है। तो हम क्यों ना ये निकाल लें कि जो इसका डायगनली फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा। ये तो हमारे लिए निकालना थोड़ा सा इसके अंदर में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस जो डायगनल वाला है उसका यूज़ कर लें। तो साइड जो दी गई है वो ए, यहाँ पर हम अगर मान के चलते हैं ए हो गया, ये साइड भी ए है, ये भी है, तो ये स्क्वायर था, तो इसका जो डायगोनल आएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट टू ए आ गया। तो फोर्सेस को यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों फोर्सेज जो एफ ए और एफ ए डी है उनका मैग्नीट्यूड हमारे पास में सेम है, और उस मैग्नीट्यूड को आप इक्वल लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू है इनटू में कैपिटल क्यू है, डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो ए स्क्वायर है, क्योंकि ए बी का भी वही फोर्स है, ए डी का भी वही फोर्स है, तो दोनों का आप कर सकते हैं इक्वल टू टू आ गया। ठीक उसी तरह जब आप एसी की तरफ में मूव करेंगे तो एसी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, खाली मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये भी क्यू है और ये भी क्यू दोनों के बीच में लग रहा है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, रूट टू ए है। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया आपके पास में टू ए स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारे पास में कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया है। तो आपको रेशियो निकालना है क्यू बाई क्यू का, तो यहां से क्यू को रखो
और इस छोटे q को यहाँ पर ले आओ, q बाई q आ गया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल गेट कि हमारे पास में जो इन दोनों का वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू -2 ऑफ √2। ये हमारे पास में इसका रेशियो निकल के आएगा। सिर्फ इन्हीं को करना, ये माइनस का भी इसके साथ में है ना भाई। मैग्नीट्यूड तो ये आ गया हमारे पास में, लेकिन हम वेक्टर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि दो का सम तीसरे के बराबर में है, जो कि इनके रिजल्टेंट के बराबर आएगा। तो दिस विल बी द राइट आंसर एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट। तो ये एक बार सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में यहाँ पर हम मूव करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर में ना चेंज ये कर सकते हैं हम। अच्छा, रिजल्टेंट पूछा गया था ना भाई, देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। ये हमारा √2a बनेगा, √2a। क्यों बनेगा √2a? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री हैं। तो आपको निकालने के लिए बोला जाता है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट आप निकालते हैं देन यू गेट कि हमारे पास में फोर्सेस का होता है F1 स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ F1 F2 कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा और इस पूरे का रूट आता है। तो दोनों का तो क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। F1 F2 दोनों हमारे पास में सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है ट्वाइस ऑफ √f आता है। थोड़ा सा इसके अंदर में हम करेक्ट करेंगे, √2f है, इसलिए हमारा आंसर जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी -2 √2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 तो हमारा हो चुका है, अभी यही किया है ना हमने। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया है, 33 की तरफ में आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे समझेंगे और आंसर हमारा जो है बहुत इजी इसके अंदर में निकल के आ जाएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स। अब थोड़े से ना लेवल वाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो पेशेंसली चीजों को पहले समझे, सुने और फिर अपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप कर लेंगे अटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि इन क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट लेवल है कुछ, बस स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर कैरिंग डिफरेंट चार्जेस। कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्पेयर हैं, उनके पास में जो है डिफरेंट चार्जेस हैं। एक स्टेटमेंट हमें पता लग गया कि ठीक है डिफरेंट चार्जेस हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अट्रैक्ट ही करेंगे वो विद ए फोर्स एफ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में एक जो फोर्स लग रही है वो एफ दिया गया है। व्हेन प्लेस्ड इन एयर मीडियम, ये एयर के अंदर में रखे गए हैं। एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी गई है। द स्पेयर आर ब्रोट इनटू कांटेक्ट एंड देन टेकन टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। क्या कह रहा है कि दोनों स्पेयर्स को पास लाए गए हैं, ठीक है भाई, पास ले आए हम, फिर इनको दूर लेके गए हैं, दूर लेके चले गए हैं टू देयर ओरिजिनल पोजीशन है, जितनी दूरी पे पहले रखे थे उसी दूरी पे लेके गए, यानी कि डी हो गया। नाउ द टू स्पेयर रिपेल ईच अदर, अब दोनों स्पेयर जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो दूसरा कीवर्ड हमने ये पकड़ लिया कि रिपेल करेंगे, यानी कि दोनों के ऊपर में सिमिलर चार्ज आ गया विद ए फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ इनिशियल अट्रैक्टिव फोर्स। तो मैग्नीट्यूड वही रखेगा, जो फोर्स पहले लग रही थी वही फोर्स अभी भी है, लेकिन अभी क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। एक पहले अट्रैक्टिव था, अब क्या हो गया है, रिपल्सिव हो गया। तो वही चीज पूछा गया, द रेशियो बिटवीन इनिशियल चार्जेस टू द स्पेयर। तो दोनों चार्जेस के ऊपर में इनिशियल चार्ज कितना था उसके बारे में ये बात कर रहा है। चलो अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जब यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए आपको बोला जाए, इस केस में जब एयर के अंदर में रखा गया, तो मैं इसका फोर्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि अगर ये चार्ज मेरे पास में Q1 है, ये Q2 चार्ज है, स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, आपकी चॉइस है वो। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई, क्योंकि इसके अंदर में मैं K लिख चुका हूँ तो एप्सिलॉन नॉट डालने की इसके अंदर में जरूरत नहीं है। दोनों के बीच में सेपरेशन जो था D का था, तो D स्क्वायर उसकी फोर्स आ गई, ठीक है। अब क्या कहा गया, दोनों को टच किया गया। जब दोनों को टच किया जा रहा है और दोनों का चार्ज जो है वो इस तरह से हमारे पास में सेट हो गया है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से होना पड़ता है कि जो दोनों चार्जेस का डिफरेंस है उसका हम हाफ कर देते हैं। वही उसके अंदर में डिफरेंस जो होगा वही क्या करेगा, दोनों चार्जेस के ऊपर में चला जाता है। यानी कि इसके ऊपर में Q1 था, इसके ऊपर में Q2 था, तो Q1 माइनस में Q2 ये चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये सिमिलर चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो यहां से हमने कहा कि ये जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2, यानी कि दोनों का हाफ हम कर देंगे। भाई सिंपल सी कहानी यहां पर मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कि दो चार्जेस है, एक के ऊपर में 10 है और एक के ऊपर में 8 है। तो ये इसके ऊपर में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जब दोनों आएंगे तो
कितने हमारे पास में, जो 8 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है वो तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन जब बचेगा वो बचे कितने, 2 पॉजिटिव चार्ज और बच गए। तो इनको दोनों के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, तो हम क्या करते हैं 10 माइनस 8 कर देंगे सिंपल, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दोनों के बीच में वो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर शो कर देगा। तो वही चार्ज क्या कर रहा है, दोनों के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट होकर चला गया। इसके ऊपर में भी कितना है, Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई 2, इस पे भी कितना चार्ज आ गया, Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाई 2, दोनों के ऊपर में सिमिलर चार्ज आ गया। जब यहाँ पे हमने फोर्स इसकी कैलकुलेट करी तो यहाँ से फोर्स निकलेगा F2, यानी कि जो नया हमारे पास में सिनेरियो क्रिएट हुआ है उसकी फोर्स की बात कर रहे हैं, K इंटू में Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई जो दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी दी गई थी, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर। बस अब और कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपकी थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर में सही होनी चाहिए, फिर तो क्वेश्चन के अंदर में कुछ नहीं बचा है। ठीक है, दोनों फोर्सेस को बोला गया है कि इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो F1 है F2 के बराबर हमारे पास में बना हुआ है। ओके, तो दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट करें तो आपके पास में मिलेगा Q1 Q2 दैट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस में Q2 डिवाइड बाय होल स्क्वायर, ये बनेगा। फाइनल रिलेशन आप लोग जब पहुंचेंगे तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जब आप इनके रेशियोज की बात करेंगे तो Q1 बाई Q2 दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 8 आएगा। तो दो रूट आपके पास में बनेंगे, 3 प्लस रूट 8 बनेगा, और दूसरा जो रूट बनेगा 3 माइनस रूट 8 बनेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं हमारे कौन कौन से इसके अंदर में वैलिडेट कर रहे हैं। तो ये सी ऑप्शन था जिसके अंदर में दोनों के दोनों ऑप्शन जो है वो यहाँ पर रिलेट करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं बार बार ये बता चुका हूँ, फिजिक्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स सिर्फ कॉन्सेप्ट है, बाकी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार सोल्व करके देख लेना भाई, जो भी आपकी बनेगी इसके अंदर में। मैं इक्वेशन एक बार जरूर आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, ताकि आप जब करें अपने हाथों से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे कि आप क्या कर रहे हैं। इसके अंदर में वही आना चाहिए, Q1 स्क्वायर प्लस में Q2 का स्क्वायर माइनस में 6 Q1 Q2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन बनेगी। फिर आपके पास में जो फॉर्मूलाज होते हैं जिससे आप रूट वगैरह निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालते हैं, तो वहां से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, और जो रेशियो आएगा Q1 बाई Q2 का, तो वो इन रेशियोज के बराबर में आता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही चलेगा। वैसे इसके अंदर में सोच जो डेवलप करनी थी आपको वो यही था कि जब आप ये बोल रहे हैं कि रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट आपको पकड़ना है इसके अंदर में, बाकी क्वेश्चन के अंदर में कुछ भी नहीं है। तो रिपेल कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि अगर दोनों के ऊपर में जो बच गया चार्ज है वही तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, बाकी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रलाइज कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। 34 टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू, दो चार्जेस हैं, दोनों का जो यहाँ पर बोला गया है जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू दिया गया, और कैप्ट एट एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए पे रखा गया है, दूसरा प्लस ए पे रखा है ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, हम अपनी फिगर को जो है वो डेवलप करना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सिंपल सी बातें बोली गई हैं। वैसे तो आप लोगों को ये जब थ्योरी पोर्शन पढ़ाया गया था तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह के डील करे गए हैं। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंटली सुने। टू चार्जेज ईच इक्वल टू क्यू, ठीक है भाई, एक चार्ज ये रख लिया और दूसरा चार्ज हमारे पास में ये है। एक को हमने माइनस ए के ऊपर में रखा है, दूसरे को माइनस प्लस ए के ऊपर में रखा है, यानी कि ये लाइन अगर मैं मिला दूं तो यहाँ कहीं हमारे पास में ओरिजिन होगा, तो ये भी ए डिस्टेंस है और जीरो से क्यू वाली भी ए डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि सेंटर इसका ओरिजिन हो गया। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q नोट दैट विल बी इक्वल टू q बाई 2, यानी कि कोई एक चार्ज है जिसका मास m है और उसके ऊपर में चार्ज ये दिया गया है, कैप्ट एट द ओरिजिन, एक उसको ओरिजिन के ऊपर में रखा गया। ठीक है, हम यहाँ पर ओरिजिन पर रख देते हैं q को, ये q नोट को हमने रख दिया। इफ चार्ज q नोट इज गिवन एंड स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, अब कह रहा है कि इस Q नोट चार्ज को बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, हम वाई एक्सिस के अलोंग दे रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हम इस चार्ज को जो यहाँ पे रखा था इसको उठाकर ऊपर की साइड में लेके गए। द नेट एक्टिंग फोर्स ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर जब पार्टिकल पहुंच गया है तो उस पर लगने वाला फोर्स आपको बताना है। क्या है यार इस क्वेश्चन के अंदर में, सिर्फ वेक्टर कैलकुलेशन बची है इसके अंदर में, जो कॉन्सेप्ट थे जो फिगर थी वो मैंने आपके सामने बना दी है। चलो शुरू करें। देखो, जब यहां से आप देखेंगे तो ये Q जो है ये एक फोर्स लगा रहा होगा इस चार्ज के ऊपर में, जब ये यहाँ पर पहुंच गया है Q नोट जब यहाँ पर पहुंच गया तो ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा। ठीक, ये चार्ज जो Q है ये भी इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, अब जब आप बात करेंगे इसकी अलोंग द वाई एक्सिस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, जब ये कहानी बात करते हैं तो जो नेट फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर नेट फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर में अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो यहाँ जो टोटल फोर्स निकलेगा एफ नेट जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एक वेक्टर इधर जाएगा इसका, एक वेक्टर इधर चला जाएगा इस वाले का,
और दोनों के दो वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले हैं, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपको जो एफ नेट मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू 2f, दोनों के बीच में अगर एंगल देखें तो साइन थीटा के बराबर में आता है। ये एंगल अगर हम मान लेते हैं कि जब ये टिल्ट किया गया तो यहाँ पर इसको ऊपर लेके गया तो थीटा एंगल के ऊपर में फोर्सेज इसके ऊपर में जो है लगाई जा रही है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करें, एफ नेट को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स टू हमारे पास में आ गया है। एफ की बात कर लेता हूँ अभी मैं। तो एफ कैसे निकालेंगे भाई, इसका हमारे पास ये पता होना चाहिए कि एक चार्ज यहाँ पर क्यू नोट है और दूसरा यहाँ पर क्यू है, तो दोनों के बीच में लगेगा के क्यू इंटू में क्यू बाई टू। अब बात आई कि आर स्क्वेयर जो उसका हम रेडियस लेते हैं, तो रेडियस के लिए क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वाई है, ये ए है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो वहां से आपको निकलेगा कि वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर का रूट और इस पूरे का होल स्क्वेयर, दिस इज द फोर्स। ये फोर्स हमने इसके कैलकुलेट कर ली। अब बात आएगी साइन थीटा की। तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं भाई, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास में वाई है, तो वाई डिवाइडेड बाई उसका हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला, वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर, ये आ गया और इसका रूट आ गया। सोल्व करें इसको। जब आप इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास में बनने वाली है, क्योंकि बोला गया है कि y इज मच मच लेस देन a है, यानी कि a इज मच ग्रेटर देन y है, तो आप इस y को जो है वो एलिमिनेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन पूरी इक्वेशन की मैं पहले कहानी बना लेता हूँ इसकी। तो जब आप इसको बनाएंगे इसके अंदर में, अगले पेज पे कर लेते हैं इसको। तो एफ नेट को आप लिख सकते हैं, एफ नेट कैन बी गिवन एज के क्यू स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाई, जो टोटल रिलेशन हमारे पास में बन रही है वाई स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर इंटू में 3/2, क्योंकि जो क्यू नोट था ना उसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन थी, Q/2 था, तो मैंने यहाँ पर क्यू की वैल्यू, क्यू नोट जो था उसकी वैल्यू को रखा, तो अच्छा पहले ही इसको लिख दिया गया। तो यहाँ 2 से 2 को आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ऊपर वाली जो इक्वेशन लिखी मैंने के क्यू स्क्वेयर बाई वाई बचेगा। और ये भी बोला गया है कि जो ए इज मच मच ग्रेटर देन वाई है, देन यू कैन, यहाँ पर जो हमारे पास में वाई स्क्वेयर होगा उसका और भी छोटा आएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने के बाद में जो इक्वेशन बनेगी, यू कैन राइट इट एज के क्यू स्क्वेयर वाई डिवाइड बाई ए क्यूब, और ये हमारे पास में आ गई है एफ नेट। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एफ नेट जो है, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ में यहाँ पर जाके देखूं तो वो पूछा गया कि किसके इक्वल हमारे पास में आ रहा है, तो ये y के प्रोपोर्शनल हमारे पास बन रहा है, तो y के प्रोपोर्शनल बनेगा, यानी कि दिस वन एफ नेट जो है वो y प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो आंसर होगा एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो दिस इज द राइट आंसर एंड हियर इज द आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। चलो ये तो हो गया होगा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ है, और थोड़े से अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको इंक्रीज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू फॉर क्यू आर कैप्ड ऑन द एक्स एक्सिस, कोई एक्स एक्सिस है उसके ऊपर में तीन चार्जेस को रखा गया है, x0 पे, xa पर और x इक्वल टू 2a पर रेस्पेक्टिवली। देन तो पूछ रहा है कि वहां पर क्या सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने वाली है। चलो यहाँ पर हम अपना फिगर जो है सबसे पहले वो डिजाइन कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो रखा गया x इक्वल टू 0 पर, दैट चार्ज इज प्लस 4q है। x इक्वल टू a पर जो चार्ज रखा गया है इसकी वैल्यू माइनस q दी गई है। और जब आप आगे जाएंगे x इक्वल टू 2a के ऊपर में, तो यहाँ पर चार्ज हो प्लस q दिया गया है। ओके अब जब आप किसी भी चार्ज की बात करते हैं तो वहां पर क्या कर रही है कि जब ये आप सिनेरियो जब क्रिएट करते हैं जो अभी आपको दिख रहा है, अगर यहाँ के यहाँ आप चीजों को एनालिसिस करेंगे तो जो फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, मान लेते हैं कि ये चार्ज प्लस क्यू है और ये चार्ज दोनों प्लस चार्जेस हैं। मैं केवल इस चार्ज की बात कर लेता हूँ कि प्लस क्यू के ऊपर में क्या इक्विलिब्रियम बना हुआ है या नहीं बना हुआ, सारे चार्जेस वहीं पर रखे हुए हैं। ये क्या करेगा, इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन दोनों साइड में जो टोटल फोर्स है वो सेम लग रही है। तो सेम लगने की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, अभी इस समय स्टेबल कंडीशन के अंदर में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ओनली क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई क्यू जो है वो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिख रहा है, यहां बोल रहा है कि ठीक है ओनली माइनस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, जी नहीं। नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ऐसा भी नहीं है।
तो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर थोड़ा सा भी आप इसको डिस्प्लेस कर देते हैं ना, कि चार्ज अगर हमने ये चार्ज जो भी हमारे पास में जितने भी चार्जेस हैं उनके ऊपर में जो फोर्स लग रही है वो हमारे पास में जीरो है, और हम किसी भी चार्ज को हल्का सा भी डिस्प्लेस कर देते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस में आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर में आ जाएगा। तो तीन तरह के मैंने इक्विलिब्रियम आपको बताए थे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम होता है। तो तीनों के अंदर से हम जो सिचुएशन देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट बैठता है इसके अंदर में, ऑल चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम थोड़ा सा भी किसी चार्ज को इसके अंदर में क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर उसकी करवा दी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 36 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और जो अभी वेक्टर कैलकुलेशन हम करते आ रहे हैं कूलम्स लॉ के अंदर में, उन्हीं के ऊपर में बनता हुआ क्वेश्चन है ये, तो आप इसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि थ्री चार्जेस माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू आर प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। ये आपके सामने जो फिगर दिख रही है इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं। द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द माइनस क्यू वन इज प्रोपोर्शनल टू। तो माइनस क्यू वन जो रखा गया है, यहाँ पर माइनस क्यू वन रखा गया है, इसका एक्स कंपोनेंट आपको बताना है। तो कोई बड़ी इशू नहीं है इसके अंदर में, इजीली हम इसको यहाँ पर सोल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो कि जो फोर्स यहाँ पर लग रही है, एक फोर्स यहाँ इस चार्ज के बीच में लग रही है जो यहाँ पर आपका Q1 और Q3 चार्ज है, और दूसरी फोर्स जो लग रही है Q1 और Q2 के बीच में लग रही है। तो दोनों का हिसाब देखें तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, लेट अस सपोज कि ये जो फोर्स नीचे की तरफ में जा रहा है इन दोनों के चार्जेस के बीच में, दैट इज F3 फोर्स हो गया, और इधर जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, दैट इज F2 फोर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास में एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा, जो हमारे पास में आप ये करते हैं अल्टरनेट, जो इसके अपोजिट एंगल होंगे तो थीटा हो गया, और ये टोटल 90 है, तो ये बचा जो हमारे पास में 90 माइनस थीटा एंगल आपको मिल जाता है। जब इसका दूसरा कंपोनेंट निकालेंगे जो F3 का कंपोनेंट है, दैट विल बी इक्वल टू F3 कोस 90 माइनस में थीटा। ये फोर्स दिखाएगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो टोटल जो x का कंपोनेंट आ रहा है, तो x में दो तरह की फोर्सेज लग रही हैं। सबसे पहला तो लग रहा है F2 वाला फोर्स, ठीक है भाई, F2 लिख लिया हमने। दूसरा लग रहा है F3 का ये कंपोनेंट, यानी कि F3 कोस 90 माइनस थीटा इस साइड में फोर्स लगाया जा रहा है। ओके, तो अब बचा क्या इस क्वेश्चन में, सिर्फ फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। आपको कूलम्स लॉ आना चाहिए, F2 प्लस में F3 कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में साइन थीटा के अंदर में। तो लिखिए इसकी फोर्स को। चार्ज ये वाला तो क्या हमारे पास में Q1 तो सेम रख रहा है, तो मैं Q1 को बाहर निकाल लेता हूँ पूरे से, और के जो था वो भी कांस्टेंट बना रहता है पूरी जो हमारे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो पहले वाले में आएगा Q2 डिवाइड बाई बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो दी गई है वो b दी गई है, और इधर जो फोर्स थी वो इन दोनों के बीच में a दिया गया था, इधर b दिया गया था, प्लस में जो F3 आपको कैलकुलेट करनी थी, तो F3 आप लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू A3 डिवाइड बाई a स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ये आप लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसके अंदर में, अगर मैं फोर्स की कैलकुलेट करूं, प्रोपोर्शनल इसने पूछा है ना, प्रोपोर्शनल में तो फिर हमारे कांस्टेंट जो है वो इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल तो क्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन ये बन रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट को समझा तो इजीली आप इसको कर ले जाएंगे, बाकी तो कूलम्स लॉ ही है और बड़ी चीज इसके अंदर में कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के इसके अंदर में आती है, मैं कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसकी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेस, ठीक है भाई, दो आइडेंटिकल बॉल्स हमारे पास में, दोनों के ऊपर में सेम चार्ज है, एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट रिपेल इच अदर। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरह से रखे गए हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेट अस सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने r मान रखी है। ये चार्ज अगर Q1 है, इस चार्ज को मैं Q2 मान लेता हूं, दिस इज प्लेस्ड एट पोजीशन A, दिस इज प्लेस्ड एट पोजीशन B। तो इनिशियल जो इनके बीच में फोर्स लग रही है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल मैंने कूलम्स लॉ लगा दिया। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, आगे पढ़ो। दे बोट इन कॉन्टेक्ट एंड देन मूड अपार्ट। ये मैं कहा था कि बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि दो चार्जेस को जोड़ा गया फिर उनको अपार्ट किया गया, तो कोई बड़ा इशू आना नहीं चाहिए। दोनों चार्जेस का सम अप करेंगे और फिर उनका हाफ कर देंगे, दोनों के ऊपर में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दोनों चार्जेस ए और बी को, मतलब Q1 और Q2 को यहाँ पर आपने मिला दिया है, यानी कि टोटल जो चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होना है वो Q1 प्लस में Q2 चार्ज आया था, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम दोनों के ऊपर में उसका हाफ पोर्शन जो है वो डाल देंगे। तो एक चार्ज यहाँ पर, दूसरा चार्ज यहाँ पर, तो इस चार्ज के पास
में Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 है, इसके पास में भी सेम Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 चार्ज आ गया। चलिए, इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर इनिशियल सेपरेशन, यानी कि जो अगर उनके बीच में सेपरेशन पहले R हमने माना था, तो अभी जो सेपरेशन हो गया उसको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया एंड दिस सेपरेशन इज R बाई 2, पहले वाले का हाफ कर दिया गया तो R बाई 2 आ गया। नाउ कैलकुलेट द फोर्स, तो यहां से नई फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैन बी गिवन एज F, दैट विल बी इक्वल टू K इंटू में Q1 प्लस में Q2 का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जो उनके बीच में सेपरेशन थी वो अभी हाफ हो चुके हैं तो R बाई 2 आ गया, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब पूछा क्या जा रहा है, चलिए यहां पर भी हो गया। द इनिशियल सेपरेशन, द फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन दैम इंक्रीजेस 4.5 टाइम, यानी कि आप ये कहें कि जो अब नई फोर्स बन रही है ना, यानी कि ये अगर मैं F डैश मान लेता हूं तो F डैश इज 4.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल F, बस इतनी सी कहानी थी इसके अंदर में। इन कंपैरिजन विद द इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू थी उसकी 4.5 टाइम हो गए। द रेशियो ऑफ द इनिशियल चार्जेस ऑफ द बॉल्स आर, यानी आपको Q1 और Q2 की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है कि उनके रेशियो का बेसिकली इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट कर सकते हैं इसके अंदर में इजीली। भाई दोनों फोर्सेस आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास में आएगा K इंटू में Q1 प्लस में Q2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जो अभी रिलेशन आप बना रहे थे उसी का बात कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4.5 इंटू में K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस में Q2 की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनका जो सॉल्यूशन तैयार कर रखा है तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा इनके जो फाइनल सॉल्यूशंस की तरफ मैं आप लोगों को ले जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके इसमें। तो ये आपके पास में रिलेशन बनेगी और जब आप इसको रूट को सोल्व करेंगे तो जो रेशो आपके पास बनेगा Q1 और Q2 का, दैट विल बी इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2 बनेगा, यानी कि दो रूट आपके पास बनेंगे, दैट इज 1 2 एंड 1 बाई 2, तो दो रूट इसके आपके सामने निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके जो पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा रेशियो जो है वो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है द रेशियो ऑफ द इनिशियल चार्जेस इज 2, तो दो इसका क्या है हमारे पास में रेशियो बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास में 2 था और हमने जब इसको सोल्व किया है तो दो बन के आए हैं, मेरे पास में 2 भी आया और हाफ भी आया, तो रेशियो जो आपको क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शंस के अंदर में गिवन है तो आप उसी को यहाँ पर जो है राइट टिक कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आइए, क्वेश्चन नंबर 38 है, वही सिंपल जो हम स्क्वायर वाले पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड ये भी सेम क्वेश्चन रहेगा। 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है भाई, हमारे पास में कोई स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर में माइनस क्यू चार्जेस के 4 चार्जेस रख दिए गए, माइनस क्यू और माइनस क्यू ऑफ स्क्वायर एंड ए चार्ज Q इज एट इट सेंटर, और कोई एक चार्ज है जिसको इनके सेंटर के ऊपर में रख दिया गया है, यानी कि कहीं यहाँ पर इसका ओरिजिन है और ये चार्ज जो है Q रख दिया गया है। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Q इज, सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो इधर फोर्स लग रही है वो इधर लग रही होगी, वही यहाँ लग रही होगी और वही यहाँ पर लग रही होगी, कि नेट फोर्स जो आपको सिस्टम की दिख रही है तो वो लगने वाला फोर्स है वो 0 के बराबर में, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस वो लगा रहे हैं। तो यहाँ से कोई बड़ी चीज इसके अंदर में है नहीं, अगर सिस्टम को मैं इक्विलिब्रियम में मानता हूं तो कोई भी नेट फोर्स वहां पर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम किसी भी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, लेट अस सपोज कि मैं इस चार्ज को पकड़ लेता हूं, यहाँ पर जो माइनस क्यू रखा है इसके ऊपर में मैं टोटल फोर्सेस निकाल लेता हूं। तो ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज के ऊपर में जो फोर्सेस लग रही हैं, तो पहला फोर्स कौन सा लग रहा होगा, अगर मैं इस कॉर्नर को ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, दिस इज सी एंड दिस वन इज डी, तो 4 हो गया हमारे पास। तो एफ ए सी, यानी कि ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर में जो हमारे पास में फोर्स लग रही है, दूसरा डी के कारण में जो इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है, अगर मैं कॉर्नर बी को पकड़ के चल रहा हूं तो यहां से एक फोर्स लग रहा है ए सी आ गया, प्लस में एफ डी आ गया, और ये हमारे पास में फोर्स होगा जो हमने ओरिजिन के ऊपर में रखा है उसके कारण में। ठीक है, ये ए सी ए बी होना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने सी कहाँ लिख दिया भाई, सी तो ये डायगोनल हो गया। चलिए ए बी वाला फोर्स होगा, देखो इस पे एक फोर्स यहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ये जो फोर्स लगा रहा होगा बी सी वो हमारे पास में क्या जा रहा होगा, इस डायरेक्शन के अंदर में जा रहा होगा। ठीक है, तीसरा फोर्स जो है वो
यहाँ पर जो चार्जेस हैं इनके बीच में लग रहा होगा, यानी कि 3 फोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं एक फोर्स, 2 फोर्स और 3 फोर्सेज मान रहा हूँ और तीनों को हम इक्वेट करते हैं, तो वही जो पहले बताई गई थी आपको कि ये फोर्स और इनका रिजल्टेंट जो इसके डायगोनल आएगा, तो कहीं ना कहीं ये तीनों फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हुए आने चाहिए। तो पहले आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे एफ बी, तो एफ बी आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ से आपको मिलेगा √2 इंटू में के क्यू स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों सेम फोर्सेज लगाएंगे। और ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल अगर आपको मिल रहा है तो कोस थीटा वाली वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस वजह से √2 इंटू में एफ आता है। तो ये मैं यहाँ पर वैल्यू जो है वो एफ की लिख रहा हूँ एंड दिस इज गिवन एज ए स्क्वायर, प्लस जो दूसरा फोर्स हमारे पास में आया है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो यहाँ पर हमारे पास में ये आया था। दूसरी फोर्स जो लग रही है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई जो इसके डायगोनल ये वाला डी जो है, ये भी इसके ऊपर में फोर्स लगा रहा है ना, इधर से भी तो जा रही है। पीछे मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि बहुत से लोग इस फोर्स को भूल जाते हैं जल्दबाजी के अंदर में, वो केवल 2 फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरी फोर्स जो आई है वो ये आ गई है एफ के क्यू स्क्वायर। ये तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो इसका है, ये ए का और सी का, जो यहाँ से सी लगा रहा है और यहाँ से ए लगा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला है ये वाला। और ये जो एफ डी निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ ना, इस चार्ज की वजह से ये जो जा रहा है। और तीसरा जो फोर्स है वो क्यू, जो यहाँ पे चार्ज रखा गया था इसके सेंटर के ऊपर में, उसके कारण में लगाया जा रहा है। तो ये दोनों डायगोनल का इसका जो रेडियस है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन उसके डायगोनल के बराबर में, दैट इज गिवन बाय √2 इंटू में ए। और दिस इज इक्वल टू जो ओरिजिन पे रखा गया है, तो ओरिजिन पे रखने वाले का जो आएगा दैट विल के क्यू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई, क्योंकि डायगोनल जो था हमारे पास में √2a है, आप इसको हाफ करेंगे क्योंकि सेंटर के ऊपर में रखा गया है, तो इट कैन बी गिवन एज a बाई √2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और सारी फोर्सेज हमारे पास में बोली गई हैं कि जो इसके अंदर में क्या करेगा, बैलेंस करेगा, यानी कि नेट फोर्स जो उसके ऊपर में 0 लगनी चाहिए, यानी कि ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दिस कैन बी गिवन एज, जब आप इसके अंदर पुट करेंगे के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू में √2 प्लस में हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 2k इंटू में q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो कैलकुलेट करें, q यहाँ पर आपके पास में बनेगा q इंटू में √2 प्लस में हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 2q। और q की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो q कैन बी गिवन एज q इंटू में √2 प्लस में हाफ डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यानी इसको आप और फर्दर सोल्व करें, q डिवाइडेड आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप सोल्व करने जाएंगे तो √2 इंटू में 2 प्लस 1, तो ये ऑप्शन आपके पास में देखेंगे कहाँ पर है। सो दिस ऑप्शन इज हमारे पास में दिख रहा है ऑप्शन बी, ये दिख रहा है, यही होगा ना, √2 प्लस में 1, √2 प्लस में 2√2 प्लस में 1 q/4, बिल्कुल सही। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो q की जो वैल्यू बोला गया है कि अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम रखना है, ज्यादातर क्वेश्चन आपको ना ऐसे ही मिलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम को लेके मिलेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये डाला गया था, पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें आपसे ये बोला जाता था कि कोई भी हमारे पास में स्क्वायर है और चार्जेस जो हैं वो इसके कॉर्नर्स पे रखे गए थे, चार्जेस इनके कॉर्नर्स पे रखे हुए थे, तो हम किसी भी एक पॉइंट को पकड़ते थे। ये पॉइंट मान लो मैंने पकड़ लिया, तो एक फोर्स ये लगा रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये मान लो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास में इस डायरेक्शन में आ जाया करता था। और दूसरा एक फोर्स और लगती थी, वो ये वाली लगती थी जो डी पे रखा गया है, मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी और ये डी रखा गया था। तो यहाँ से जो फोर्स लगती थी वो भी इसी के डायगनली अलोंग लगेगा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है। तो वो एक फोर्स ये हमारे पास में आ जाया करता, एक फोर्स जो था वो इसका रिजल्टेंट आ जाया करता था। लेकिन इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट इन्होंने डाला और यहाँ पर बोल दिया गया कि एक चार्ज क्यू और रखा गया है। तो यहां आपको ये देखना चाहिए था कि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये वाला इसके ऊपर में क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो फोर्सेस हमारे पास में आ रही है, यानी कि इनके जो रिजल्टेंट आ रहे हैं, अगर ये इसको इधर इतने फोर्सेस से खींच रहा है, मान लो 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो इधर भी ये 5 न्यूटन से खींचेगा, तब वो वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। और जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें ये होता था कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्सेज इधर लग रहा है उतना ही फोर्सेज यहाँ पे भी लगेगा, जितना फोर्सेज यहाँ लगाया जा रहा है उतना ही फोर्सेज यहाँ पर लगाया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्यू को और इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटर के ऊपर में,
तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। ये 2 का रिजल्टेंट आ गया, ये तीसरा जो चार्ज यहाँ पे रखा गया था उसके कारण में आ गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है मतलब इन दोनों को आप मिलाएंगे, सम करेंगे, तो जितना नेट फोर्स, मान लो अभी जो मैंने बताया कि इधर अगर 5 न्यूटन लग रहा है तो ये भी इधर 5 न्यूटन लगाना चाहिए, तो 5 न्यूटन इधर लगेगा, तो उसके बराबर में हमने इसको इक्वेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ में बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको चार्ज जो है वो मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसके अंदर में आपके मैथमेटिक्स के एपीजीपी का क्वेश्चन जो है बना हुआ है। एन इनफाइनाइट नंबर of charges, each of the charge 1 microcoulomb are placed on the x axis with coordinate x is equal to 1 2 3 4 5 ऐसे करके रखा गया है। यानी कि कोई एक चार्ज है यहाँ पर आपका, अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये हम ओरिजिन मान लेते हैं, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है 1 माइक्रो कूलम्ब इसके ऊपर में रखा गया। देखिए क्या कर रहा है, इफ ए चार्ज 1 कूलम्ब इज कैप्ट एट द ओरिजिन, ये मैंने ओरिजिन पे 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया गया है। तो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब 2 माइक्रो कूलम्ब ऐसे रखे गए हैं चार्जेस को, सॉरी 1 माइक्रो कूलम्ब हर जगह पे प्लेस किया गया है। थोड़ा सा स्टेटमेंट में करेक्ट करेंगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट रीड करता हूँ। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है, आर कैप्ड ऑन द एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे। तो चार्जेस जो है वो रखे गए हैं, सबसे पहले यहाँ पे रखा गया, मान लेते कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर रखा गया, यहाँ पे रखा एक्स इज इक्वल टू 2 पर, फिर एक्स इज इक्वल टू 4 पर रखा है, फिर आप देखेंगे एक्स इज इक्वल टू 8 पर रखा गया, और सो ऑन इन्फिनिटी तक ये आपको लेके जा रहा है। इफ द, और सभी पे चार्ज कितना रखा है, 1 माइक्रो कूलम्ब 1 माइक्रो कूलम्ब 1 माइक्रो कूलम्ब 1 माइक्रो कूलम्ब, और आगे भी इसी तरह से आगे रखा जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि भाई टोटल इस पे नेट फोर्स बतानी है जो यहाँ 1 कूलम्ब के ऊपर में लग रही होगी। ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है इसके अंदर में, हम एक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये चार्ज मेरे पास में है, तो यहाँ पर कोई एक फोर्स लग रहा होगा। अब वो अपोजिट भी हो सकती है, रिपेल भी हो सकती है, और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है। लेकिन जब आप इनके साइन पे जाते हैं तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी कि इनके ऊपर में कंफर्म है कि कैसी फोर्स लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो मैं इसके इफेक्ट के कारण में इसको देखो तो क्या करेगा, इसको धकेलने की कोशिश करेगा। हालांकि होगा हमारे पास में कुछ इस तरह से, क्योंकि ये बहुत हैवी चार्ज है तो इसको धकेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं रिस्पेक्टिवली इससे चेक कर रहा हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 1 क्या लगा रहा है। तो यहाँ ये क्या लगा रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको इधर धकेलेगा। 2 है वो भी इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा। 4 है वो भी फोर्स लगाएगा और इसको इधर धकेलने की कोशिश करें। यानी कि आप देख रहे हैं कि सारे के सारे फोर्सेज जो हो इसकी एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। यानी आपको कैलकुलेट करना है, अगर मैं एफ नेट निकाल लेता हूँ, हर चार्ज उसके ऊपर में कितनी फोर्स लगा रहा है, तो वो मेरे पास में उसकी टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम ये कर सकते हैं कि एफ नेट सेम वही कूलम्ब लो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, के इंटू में Q1 Q2 वाली वैल्यू जो है, तो K की वैल्यू हमारे पास में होती है 1/4πε0, जिसको हम बाद में 9 की फॉर्म के अंदर में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला चार्ज आ गया, K लिख देता हूँ भाई, कूलम्ब्स लॉ शायद भूल गए होंगे ना आप लोग, R²। तो Q1 वैल्यू हमारे पास है 1, K की वैल्यू मैंने 9 × 10⁹ रख दी है। अब क्योंकि सारे के सारे क्या माइक्रो कूलम्ब में, तो बेटर है कि मैं इसी सारा का सारा बाहर निकाल लेता हूँ, -6, यानी कि कूलम्ब के अंदर में हमने चार्जेस को कन्वर्ट कर लिया। अब पहले चार्ज की बात करूं तो पहला चार्ज Q आ गया है, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये 1 बोला गया था तो 1 का स्क्वायर आ गया। प्लस दूसरे चार्ज की बात करें तो उसका भी जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1 है, और लेकिन कितने पे रखा गया, वो 2² पे रखा गया है। फिर 3 का स्क्वायर आ गया, सॉरी 4 का स्क्वायर आ गया। तो ऐसे हमारे पास में क्या बनती जा रही है, सीरीज बनती जा रही है, अप टू इन्फिनिटी तक हम उसको लेके जा रहे हैं। तो ऐसे सीरीज को सोल्व करने का हमारे पास में एक बिल्कुल सिंपल तरीका होता है कि आप इसके अंदर में क्या लगाओ, एक जीपी लगाओ। जीपी क्या होता है, जिसके अंदर में रेशियो जो है दो अलग आप दो जोड़ेंगे, मतलब 2 को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म को, सेकंड और थर्ड टर्म को, तो उनका रेशियो जो है वो सेम आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखें तो इसका 1 है, ये हमारे पास में 4 है, दोनों का रेशियो देखें तो रेशियो जो है वो अगर 1/1/4 करता हूँ तो आपको मिलता है 4। फिर अगली टर्म आ गई है, ये 4 आ गया, और ये आ गया 16, तो इन दोनों का रेशियो देखेंगे तो भी इनके पास में 4 आ गया, यानी कि रेशियो जो है वो दोनों का सेम बनता जा रहा है। तो जब भी इस तरह का जो फॉर्मेशन बनता है तो आप कहते हैं कि यहाँ पर एक जीपी बनी है, और जीपी के सम को सोल्व करने का एक तरीका होता है टोटल का, दैट इज गिवन बाई A/1 - R। ए होती है फर्स्ट टर्म पूरी जीपी की जो बनी है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में 1 है, माइनस 1 - R। 1 - R का मतलब R जो होता है जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 1/4 आ रहा है। अगर आप सेकंड बाई 1 कर रहे हैं तो, और फर्स्ट बाई सेकंड कर रहे हैं तो आपके पास 4 आ रहा है। तो रेशियो हम चेक करेंगे कि सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, थर्ड डिवाइड बाई
जो उसके प्रीवियस टर्म है उनसे हम रेशियो चेक करेंगे। तो कॉमन जो रेशियो आ रहा है वो हमारे पास आर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 आ रहा है, और ए की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। तो अब सिंपल आप इक्वेशन के अंदर में रखिए इनको, कॉमन रेशियो वगैरह जो भी दिए गए हैं आपको। जब हम रखेंगे तो एफ नेट की वैल्यू जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻9 हो गया। और यहाँ पर हो गया वन कॉमन, फर्स्ट टर्म हो गई है 1 - 1/4 और उसका कॉमन टर्म हो गया। सोल्व द वैल्यूज एंड यू विल गेट 9 इंटू 10⁻³ इंटू में 4/3, और इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 12,000 न्यूटन। यानी कि टोटल जो फोर्स लगाई जा रही है इस चार्ज के ऊपर में जो उसके सेंटर के ऊपर में रखा हुआ था दैट इज इक्वल टू 12,000, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है वो बड़ा ही जबरदस्त खेल हमारा शुरू होने वाला है। जबरदस्त खेल इन द सेंस कि अब हैंगिंग वाले जो बॉल्स हैं यानी कि पेंडुलम टाइप की क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना हमें अब आना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट होते हैं ये। और एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, बाकी तो इतने सिंपल होते हैं इसके कि आप देखते हैं उनको उड़ा दोगे। आपको कहेंगे कि हाँ इस तरह के मेरे को 10-12 क्वेश्चन और दे दो ताकि मैं अपना जो है इनके साथ में खेल सकूं और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकूं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं पेंडुलम से रिलेटेड या स्ट्रिंग से जो हमारे पास चार्जेस होते हैं उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे उनको सोल्व करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन जो अभी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा है, तो इसको सोल्व करते हैं। स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा इसमें। तो अगले 7-8 क्वेश्चन जो हैं हम इसी लेवल के करेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंसली इन चीज़ों को सुने और अच्छे कॉन्सेप्ट को पहले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें, फिर तो आप इजीली इनको कर लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि 2 पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, 2 बॉल्स हैं हमारे पास में, एक बॉल ये हो गया, दूसरा बॉल यहाँ पर आ गया, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ ईच इक्वल लेंथ, दोनों एक इक्वल लेंथ हम मान लेते हैं कि एल से कनेक्टेड है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। अब ये इक्विलिब्रियम में मतलब वहां पर अगर उनके पास में चार्ज है तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं सिमिलर चार्ज होने के कारण में, और एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन बनी हुई है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ऐसे थे, अगर न्यूट्रल बॉडी थी तो दोनों के दोनों मान लेते कि यहाँ पर थे, एक पिच बॉल दूसरी पिच बॉल। जब इनके ऊपर में चार्ज दिया गया, चार्ज देने के बाद में क्या कर गए, रिपेल होके एक दूसरे के अपोजिट में चले गए इतनी दूरी के ऊपर में, और सेपरेशन दोनों के बीच में बता रहा है कि आर बना हुआ है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट। अब ये जो हमारे पास में स्ट्रिंग्स थी ना, इनको यहाँ से हटा के इसकी मिड लेंथ के ऊपर में डाल दिया गया, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को क्लैम्प कर दिया गया at the half of the height, the equilibrium separation between the balls now become। अब ये कह रहा है कि जो इक्विलिब्रियम अब बना हुआ है तो ये जो डिस्टेंस बची हुई है अब जो दोनों के बीच में सेपरेशन बनेगा वो कम हो जाएगा या ज़्यादा होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है कि कितना उसके प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में चीज़ें इसके अंदर में हम एक्सप्लेन करेंगे और वो बार बार हमारा आगे भी यूज़ होने वाला है। तो जब मैं पहली सिचुएशन की देखता हूँ, जब इसको हमने इसके ओरिजिनल लेंथ पे क्लैंप किया हुआ है, यानी कि ये एक बॉडी ये हो गया और दूसरा बॉडी यहाँ पर है। तो जब आप इस बॉल को ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक चार्ज मैं मान लेता हूँ कि क्यू चार्ज है और ये भी क्यू चार्ज इसके ऊपर में डाला गया। तो किसी भी एक चार्ज को पकड़ना है आपको, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है और इक्विलिब्रियम वर्ड आपको इसके अंदर में ध्यान देना है कि इक्विलिब्रियम दिया गया है या नहीं दिया गया। अगर इक्विलिब्रियम है तभी आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन बना हुआ है चार्जेस के बीच में, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है भाई, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर। तो कूलम्ब लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस आपके पास में है तो एक फोर्स वहां पर जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना और यहाँ पर जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर में एक टेंशन बना हुआ है, तो उसके कारण भी एक फोर्स जो है यहाँ पर लग रहा है। तो इस टेंशन को हम जो हमारे पास में वेक्टर है इसको हम दो हिस्सों में अगर तोड़ना चाहें यानी इसको रिजोल्व करना चाहें, तो अगर बॉडी मेरे पास में m मास की है तो नीचे लग रहा है उसका mg, इस बॉडी का भी नीचे लग रहा है mg, तो मैं केवल और केवल इस बॉडी को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूं तो एक उसका ग्रेविटेशन के कारण में उसका वेट हो गया mg हो गया। दूसरा इसके ऊपर लगने वाली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है तो मैं इसका इफेक्ट इसके ऊपर मैं देखूंगा तो ये इधर फोर्स लगा रही होगी, और इस फोर्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ f है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। और जब आप इस क्वांटिटी को देखेंगे, अगर मैं इसका मिड पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर दूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो टेंशन है ये भी एक फोर्स लगा रही होगी, इस चार्ज को ऊपर की तरफ में खींचने की कोशिश कर रही होगी। अगर इक्विलिब्रियम में है तो जो उसका वेट था उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो जनरेट होगी होगी, और वो फोर्स कहाँ से जनरेट होती है, जो इसके ऊपर में टेंशन डेवलप हुआ है वहां से ये फोर्स निकल के आएगी। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप, अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू ये थीटा हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू
टी कोस थीटा, ये रिजोल्यूशन आपको आने चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएगी बात आपकी। जो वेक्टर होता है उसको अगर हमारे पास में थीटा एंगल है तो उसके दो कंपोनेंट बन के आते हैं, जो थीटा, ये थीटा के अलोंग होता है वो कोस थीटा बन के आ जाता है, और अपोजिट टू द जो थीटा होता है उसको हम को साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो वेक्टर्स के अंदर में हमने इसको रिजोल्व कर लिया है। तो वही चीज इसके अंदर में भी की है कि जो टी था उसके दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए, टी कोस थीटा, और नीचे की साइड में यहाँ पर आ रहा है टी साइन थीटा। ठीक है भाई, अब हमारा काम जो वो खत्म हो चुका है। अब बेसिक बेसिक चीजें देखते चलो। जब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो ये ए ट्रायंगल, बी और सी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है कि मैं उस वाई को कैलकुलेट कर पाऊं वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, और उससे फिर हम आर का भी एक आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, बीचों बीच आपका दोनों साइड में बराबर रहेगा, तो ये r/2 है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है, और इसको मैं y मान लेता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ पर बना हुआ है इसका जो परपेंडिकुलर था। यानी कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल आपको कुछ इस तरह से दिख रही होगी कि ये एंगल थीटा है, ये आपके पास में y है, और ये है r/2। तो आप इस ट्रायंगल के अंदर में लगाएं अपना टेंजेंट थीटा, तो टेन थीटा को आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, दैट विल बी इक्वल टू r/2, और बेस कौन सा हो गया जिस एंगल के अलोंग बना हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू y। तो जो रिजल्ट बन के आया टेन थीटा का, दैट विल बी इक्वल टू 2y हो गया। अच्छा, अब फोर्सेस को हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो फोर्सेस को आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि इधर जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस कर रहा है फोर्स को, और टी कोस थीटा है वो इसके एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो मैं इसका अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी कोस थीटा विल बैलेंस एम जी, एंड टी सॉरी एफ दैट विल बी बैलेंस्ड बाई टी साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को, तो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एफ बाई एम जी। यही मिलेगा ना जब आप दोनों को यहाँ पर सोल्व करेंगे। टी कोस थीटा, टी से टी का कैंसिल आउट हो जाएगा, टू से वन को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर आपके पास में एफ आ जाएगा, नीचे एम जी आ जाएगा। टी साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास मिल जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है r/2y होती है। ठीक है, तो आप पुट कीजिए इस इक्वेशन को। जब यहाँ से हम पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y, सॉरी r, दैट विल बी इक्वल टू 2y, एंड इट इज इक्वल टू फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दो चार्जेस के बीच में k इंटू में दोनों का चार्ज अगर मैं q मान रहा हूं तो q स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन r स्क्वायर होगी, नीचे mg इसका ऑलरेडी बना हुआ था। तो यहां से आप y को कैलकुलेट करें तो y कैन बी गिवन एज r³ mg डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ k q स्क्वायर। ये आपके पास में इक्वेशन वही आ गई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है, यानी कि y जो है वो प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं r³ के। भाई ये एम जी, एम कॉन्स्टेंट है, क्यू कॉन्स्टेंट है, के भी कॉन्स्टेंट है, क्यू चार्ज जो हमने लिया वो भी कॉन्स्टेंट है। तो ये वाई जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो आ रहा है वो आर क्यूब के बराबर में आ रहा है, यानी कि सेपरेशन जो है उसके क्यूब के अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप हो रही है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया इसके बाद, इसने बोला नाउ स्टिंग आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट द हाफ द हाइट। अब दोनों को हाफली इसके नीचे हाफ डिस्टेंस पर उसने क्लैम्प कर दिया, यानी कि y जो है उसने क्या कर दिया, अब नया जो y लेके आया y डैश y/2 उसने कर दिया, y डैश जो बना है वो y/2 कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली उसका r भी चेंज हो जाएगा, यानी कि जो बाद में आपका r1 बन रहा है इसको मैं r1 मान लेता हूँ, तो उसी के क्यूब के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि y जो पहले था हमारे पास y/2 जो अब नया आया है, दैट विल बी इक्वल टू r, क्योंकि r³ के बराबर में है, और डिवाइड बाई r1 जो नया उसका क्या बना है, रेडियस जो बना है, दोनों के बीच में जो सेपरेशन बनी है उसके बराबर में आ रहा है। तो आपको चाहिए क्या, इसके अंदर में रेशो चाहिए, तो आप लिख सकते हैं r डिवाइड बाई r1 दैट विल बी इक्वल टू y से y हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1/3 हो जाएगा। और आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि अगर खाली r1 आपको कैलकुलेट करना है तो इट कैन बी गिवन एज r1 को आप लिख सकते हैं r इंटू में 1/2 का 1/3, क्योंकि उसकी पावर जो 1/3 इसके अंदर में आ जाएगी जब हम उसका क्यूब रूट इसके अंदर में लेंगे। तो 1/3 आ गया। तो अपने ऑप्शंस को यहाँ पर चेक करें कि ऑप्शन क्या आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ ऑप्शन सी बन रहा है r डिवाइडेड बाई 2 का रूट और इसके ऊपर में क्यूब। तो ये जब आपको दिया जा रहा है ना कि रूट के ऊपर में आपको 3 मिल रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके ऊपर में क्या लगी है, 1/3 पावर उसकी लगाई गई है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस ये बैलेंसिंग थोड़ा सा आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में आनी चाहिए। अगर ये आता है तो फिर इन क्वेश्चंस को कोई भी नहीं रोक सकता आपसे ठीक होने के लिए। चलिए, तो ये टेन थीटा हमने निकाला। फिर क्वेश्चन की जो डिमांड थी हमने उसके ऊपर में काम किया कि पहले जो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन करने से ना
कैलकुलेशन करने से हम बच जाते हैं। तो आपको भी कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आपको प्रोपोर्शनलिटी वाले जो कांस्टेंट टर्म है उनको उठाओ, और जिसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन बन सकता है और जिसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली उसी तरह की टर्म के अंदर में लाने की कोशिश करो, तो आपका टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन भी जल्दी मतलब आपके गलत होने के चांसेस भी उसके अंदर में कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 को रीड कीजिए और देखिए क्या इसके अंदर में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बोला गया है कि टू स्पेरिकल स्पेयर बॉल्स। देखो क्वेश्चंस को बड़े पेशेंसली आप अगर पढ़ेंगे ना, बिल्कुल कूल माइंड से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका नहीं बनेगा। पहली अप्रोच आपको क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करना है। बहुत से लोग तो बड़ी स्टेटमेंट देके छोड़ देते हैं, भाई ऐसा मत किया करो। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आपको अपने ऊपर में बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। टू स्मॉल स्पीयर्स बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू। दोनों के ऊपर में चार्ज जो है वो दिया गया है 10 माइक्रो कूलम दिया गया है, यानी कि माइक्रो दिया गया है, तो आप कन्वर्ट भी करना चाहें तो इसको 10 की पावर -6 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कूलम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर सस्पेंडेड बाय द टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स। दो इंसुलेटिंग थ्रेड है, यानी कि कोई भी जो चार्ज है यहाँ से ऊपर की तरफ में और यहाँ से नीचे की तरफ में नहीं जा सकता, तो ये इसके अंदर में हमें पता लगता है इसे। ऑफ इक्वल लेंथ 1 मीटर, ये भी 1 मीटर का है और ये भी 1 मीटर की लेंथ का है। फ्रॉम ए पॉइंट फिक्स्ड इन द सीलिंग, सीलिंग में एक पॉइंट फिक्स कर रखा है। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल। देखो हमें वो वर्ड मिल गया है जिसकी हम तलाश कर रहे थे इन क्वेश्चंस के अंदर में कि इक्विलिब्रियम में है, बस फिर तो फोर्सेस को बैलेंस करना है। थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एंगल 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड। जो यहाँ पर ये वायर लटके हुए हैं या थ्रेड जो भी है उसके अंदर में कितना टेंशन डेवलप हुआ है, तो हम ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन एक बार कर भी चुके हैं और फिर भी दोबारा एक बार मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन दे देता हूँ इसका। देखो ये थ्रेड यहाँ पर है, मैं किसी भी एक को कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन रहा होगा। मैंने ये बेस लाइन इनके बीच में डाल दी है, जो सेपरेशन दिखा रहा है आपको मान लेते हैं आर दे रहा है, तो ये बन गया हमारे पास में r/2 बन गया है, आधा हिस्सा जो इधर वाला है ना ये वाला। और ये जो एंगल 60 डिग्री था तो हाफ उसका देखेंगे तो ये क्योंकि बाइसेक्टर एंगल है तो यहाँ से आपका बन गया एंगल 30 डिग्री, ये हाफ हो गई है। और ये जो टेंशन इसके अंदर में डेवलप हो रहा है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप देखें ऊपर वाला जो जाएगा एंगल ये 30 डिग्री है, तो ये हो गया कोस टी कोस 30 डिग्री, और इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू टी साइन 30 डिग्री। ठीक उसी तरह जब ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, तो इधर की साइड में एक जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से आप जानते हैं, तो वो फोर्स इधर लेके जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ। तो आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंस कीजिएगा इसको, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो शुरू करते हैं। पहले आपको बैलेंस करना है एफ को, तो एफ जो है उसको मैं लिख सकता हूँ एफ दैट कैन बी गिवन एज टी साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री। और यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास में हम निकालना चाहें इसको, तो साइन 30 डिग्री कैन बी गिवन एज r/2 डिवाइड बाई 1 हो गया। और यहाँ से हमारे पास r जो आया है वो गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर में, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको फोर्स जो कैलकुलेट करनी है, ये वाला जो फोर्स है इसको हम इक्वेट कर देते हैं। ये हमने r/2 साइन 30 की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है, साइन 30 की वैल्यू को हम पुट डाउन करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका r मिल जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हमने ये लिख दिया, हाइपोटेन्यूज इसका आपका ये दिया गया था, दैट विल बी इक्वल टू ये 30 डिग्री, मतलब हम कहाँ से निकाल के लेके आ रहे हैं उसकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो ये थीटा जो आ गया और ये थीटा तो हमारे पास में 30 डिग्री हो गया। तो ये जो आर वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये जो कंप्लीट दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन बना था वो आपको 1 मिल गया। तो दोनों के बीच की सेपरेशन मिल गई, आप फोर्स उसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरे इस केस के अंदर में क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो उसको हमने बोला था कि एफ को बैलेंस कर रहा है कौन, यहाँ पर टेंशन जो आया था टी कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है, टी कोस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ये वाला था ना टी कोस थीटा को, ठीक है, ये बैलेंस कर रहा है इसका एम जी, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर में टेंशन, अच्छा यहीं से भी हम निकाल सकते हैं ना इसको, टी कोस थीटा दैट विल बी इक्वल टू फोर्स से भी हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो फोर्स दैट इज इक्वल टू टी साइन 30 डिग्री था, क्योंकि उसमें एम जी हमें नहीं पता तो एम जी से हम बैलेंस नहीं कर सकते, तो हमारा अप्रोच रहेगा कि हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही यूज कर लें। तो फोर्स जो आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एंड इट कैन बी गिवन एज 9 × 10⁻⁹ इंटू में दोनों चार्जेस का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू r² डिवाइड बाई r²।
जो इनका बीच में सेपरेशन थी, और आर की वैल्यू हमने 1 अभी कैलकुलेट करी है। टी आ गया, और को साइन 30 की वैल्यू हमें जानकारी है कि ये होती है 1/2 होती है। तो टेंशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 इंटू में 10⁻−12 आपको मिलेगा। और ये कंप्लीट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.8 न्यूटन आपको आंसर इसका मिलने वाला है। सारा का सारा आप सोल्व करेंगे, 9 टू 18 और इनके जो जीरोज हैं उनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.8 न्यूटन। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा आंसर आपका सही आएगा। देखो बहुत से सारे के सारे मिलते जुलते आंसर हैं, तो आपको जीरो जो है वो डेसिमल का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे से आपको करना है। तो 1.8 न्यूटन यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस मेन आपको ये तोड़ना आना चाहिए कि कैसे आपको ये बैलेंसिंग करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या था, जब हमने बैलेंस किया इसके अंदर में, तो वहां पर सिर्फ रेशियोज की बात कर रहा था वो, ठीक है। तो वहां हमारी अप्रोच ये थी कि हम दोनों को बैलेंस कर सकें, और इजीली अगर मैं टेन थीटा को कैलकुलेट कर लूं, मतलब किसी भी तरह से टेन थीटा में निकाल लूं, तो उसकी जगह पे मैं अपना ये वैल्यू पुट डाउन कर सकता हूं r/2y। तो हमारी वहां पे अप्रोच उसके जो मास था उसको साथ में बैलेंस करवा के लेके हम चले थे, ताकि हम ये जानकारी थी कि भी ये तो अपने आप में कॉन्स्टेंट है, तो हम ये निकालने की किसके रेशियो के बराबर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम अपनी आगे की जो चीज़ें हैं उन्हीं को उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकें। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। केटीजी के अंदर में भी क्वेश्चन रेशियो बेस्ड आते हैं, जहां पे आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कहानी के ऊपर में काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, ज्यादा लेंथी आपको नहीं बनाना पड़ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आओ। क्वेश्चन नंबर 42। टू स्मॉल स्पीयर ऑफ द मासेज m1 एंड m2 आर सस्पेंडेड बाय द वेटलेस इंसुलेटिंग थ्रेड। ये थ्रेड्स के साथ में लटके हुए हैं जिनकी लेंथ L1 एंड L2 है। बस क्वेश्चन में पढ़ते चलो, बनाते चलो। द स्पीयर कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों चार्जेस के पास इस पे Q1 है और इस पे Q2 चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। द स्पीयर आर सस्पेंडेड सच दैट दे आर इन लेवल, दोनों के दोनों एक लेवल के अंदर में, यानी कि एक ही लाइन के अंदर में है। एंड द थ्रेड्स ऑफ द इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एंगल θ1 एंड θ2। ये θ1 पे है और ये θ2, तो अलग अलग है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक बड़ी ऊपर जा रहा है और एक नीचे है, लेकिन उनके हॉरिजॉन्टल की साइड में जाके देखेंगे तो दोनों बराबर एक लाइन के अंदर में आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसेंशियल फॉर θ1 टू बी इक्वल θ2। तो किस तरह से इनको बैलेंस किया जाए, मतलब θ1 और θ2 को किस तरह से हम एडजस्ट करें कि ये दोनों के दोनों क्या रह जाएं, एक दूसरे के इक्वल हो सके। यानी आपको बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जो ये कंडीशन बोली गई है कि m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, या q1 q2 के बराबर होना चाहिए, या m1 m2 या q1 q2 के बराबर होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और बिल्कुल वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी तरह की अप्रोच को यहाँ पर हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले केस की बात कर लेता हूँ। तो पहले केस में आप देख रहे हैं कि जो चार्ज है आपका वो यहाँ पर ये इसकी बेस लाइन होगी, मतलब उसका जो परपेंडिकुलर हो गया जिससे वो कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप θ1 इसका एंगल दे रखा है। तो जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने से ये इसको क्या कर रहा है, इधर धकेल रहा है। दोनों एक लेवल पे हैं, मैं इंडिविजुअली एक एक को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फोर्स लग रही है, मान लो F1, इधर जो लगाई जा रही है वो फोर्स F1 हो गई है। और जो ये टेंशन इसके अंदर में डेवलप हुआ होगा, तो इस टेंशन की वैल्यू आप लिख सकते हैं कि अगर T1 टेंशन इसके अंदर में, तो दिस कैन बी गिवन एज T1 साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा था, θ1। और ये जो ऊपर कंपोनेंट आएगा और ये नीचे जो कंपोनेंट आएगा, नीचे वाला क्या होगा, अगर इसका मास हम m1 मान लेते हैं तो नीचे आ गया m1g, और ऊपर जो जा रहा है दैट इज इक्वल टू T1 cos θ1। तो पहले वाले का केस तो ये हो गया। फिर अगर इसको पूरा सोल्व करें हम, तो यहाँ से आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू T1 cos θ1 जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, सब तो बैलेंसिंग रह रही है और कुछ भी नहीं बचा इसमें, mg के बराबर में हो गया। दूसरा आप देखें तो T1 साइन θ1 जो है वो आपका बैलेंस हो गया f के बराबर में। सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan θ1 दैट बी गिवन एज f डिवाइड बाई m1 इंटू में z। ये आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमें ये जानकारी है कि हमें करना क्या है, θ1 और θ2 को इक्वल करना है। तो हमारा उस रेशियो की तरफ में हम लेके जाएंगे। उससे पहले हमें दूसरा केस भी इसका सोल्व करना पड़ेगा, वहां से हमारा tan थीटा किसके बराबर में आ रहा है, तो वो कैलकुलेट करो। वो कैलकुलेट करने के लिए वही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी इंप्लीमेंट करेंगे। ये एक हमारे पास में रिजिड सरफेस हो गया, यहाँ से ये इसके सस्पेंडेड है, जिस इक्वल इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू θ2 हो गया। और ये अगर मास इसका मैं m2 मान रहा हूँ, तो लगने वाला इस पे फोर्सेस क्या हो गई है, इधर एक फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू F2, इधर इसके अंदर में टेंशन डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू T2। तो इधर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका कंपोनेंट आएगा, जो आपको टेंशन मिली है T2 मिला है, दैट कैन बी गिवन एज T2 साइन θ2 आ गया हमारे पास में, क्योंकि ये θ2 है। तो ये भी θ2 हो गया, ऊपर वाला आ गया T2
ये तो पता है ना यार, वेक्टर रिजोल्यूशन कर रहा हूँ और कुछ इसके अंदर मैं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ। ये कोस थीटा 2 आ गया, नीचे उसका आ गया हमारे पास में m2g आ गया। बैलेंसिंग करो तो बैलेंस करने पर आपको मिलता है कि हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ में और वर्टिकल को वर्टिकल के साथ में बैलेंसिंग कर लो। तो f2 कैन बी गिवन एज t2 साइन थीटा 2 आ गया। ये पहली क्वेश्चन, थर्ड इक्वेशन बन गई है। फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी आपको कि T2 cos थीटा है उसको बैलेंस कर रहा है M2G, यानी M2G कैन बी गिवन एज T2 cos थीटा 2। ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है 4। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें 3 और 4 को, तो आपको जो मिलेगा दैट कैन बी गिवन एज tan थीटा 2, tan थीटा 2 कैन बी गिवन एज F डिवाइडेड बाई M2G। ये मिल गया आपको। अब क्योंकि हमें ये बोला गया कि थीटा 1 जो है वो बैलेंस इसके थीटा 2 के बराबर में होना चाहिए, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, दोनों के जो आए हैं tan थीटा 1 यहाँ से आपको मिल गया, दैट कैन बी गिवन एज F, यानी आपको थीटा 1 को थीटा 2 के बराबर में करना है। तो हम लिख सकते हैं कि F, और बहुत छोटे एंगल होते हैं तो हम जो tan थीटा होता है उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर में मान लेते हैं, दैट कैन बी गिवन एज m1g इक्वल टू F डिवाइडेड बाई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों के बीच में सेम रहने वाली है, चाहे हम उसको अलग अलग मैग्नीट्यूड देके बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में सेम सेपरेशन है, सेम चार्जेस हैं। तो F1 इक्वल टू F2 आ गया डिवाइडेड बाई M2G। तो ये F से कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल आउट हो गया, तो वी कैन गिव इट एज M1 इक्वल टू M2। अगर ये सिनेरियो हमारे पास में बनता है, चार्जेस का तो कोई खेल ही नहीं रहा है इसके अंदर में, ये थीटा 1 थीटा 2 के बराबर में हमें करना है, तो हम दोनों के टेंजेंट थीटा हमने निकाले, उनको हमने इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया है विच शोज दैट M1 इक्वल टू M2 होगा, तभी आप ये सिनेरियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट्स के साथ में बिल्ड करता हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा कंडक्टर्स की तरफ में हम लेके चलेंगे आपको। इस क्वेश्चन में जो है इसका फिगर डिजाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप क्वेश्चन को रीड आउट करें, या फिर इसको मैं जब सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, पोटेंशियल वगैरह, वहाँ पे इसको मैं एक बार कवर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 43 को मैं अभी नोट कर लेता हूँ, टू बी कवर इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो है आप कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी वगैरह कैसे हम लेते हैं, कैपेसिटेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका यूज़ आएगा। हालांकि क्वेश्चन इसके अंदर बाद में जाके कूलम्ब्स लॉ ही लगना है, लेकिन थोड़ा वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ पर मैं इसके क्वेश्चंस को दोबारा ले लूँगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, फिगर के ऊपर में कंसंट्रेट करना होता है इसके क्वेश्चन के अंदर में। चलो कुछ नहीं है फिगर के अंदर में, गिवन नहीं है, लेकिन हमें बनाना है उस फिगर को। ये कह रहा है कि टू स्मॉल मेटल बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस M1 एंड M2, दो डिफरेंट बॉल्स है मेरे पास में जिनका मास है M1 और M2। ठीक है भाई, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ से कनेक्टेड है टू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक कोई फिक्स पॉइंट है वहां से। चलो वही अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं वही कहानी यहाँ पर भी चल रही है कि दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स हमने कनेक्ट कर दी हैं, एक का मास गिवन है M1, सो इसका मास मैंने M1 मान लिया, इसका मास है M2। ओके, आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग एट इक्वल लेंथ, दोनों ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ हमने सेम मान ली है। लेट सपोज कि ये भी L है, ये भी हमारे पास में L है। फिक्स पॉइंट व्हेन द बॉल्स आर गिवन चार्जेस, जब इन बॉल्स को चार्ज दिया गया, पहले इनिशियली वो दोनों एक साथ में जुड़े हुए थे, मतलब पास के पास थे, जब अनचार्ज थे वो, फिर हमने क्या किया, उसको चार्ज दिया है। चार्ज देने के बाद में गिवन चार्जेस द एंगल दैट द टू स्ट्रिंग मेक विद द वर्टिकल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो वर्टिकल लाइन है हमारे पास, अगर मैं इसके बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो एंगल है ये बनेगा 30 डिग्री, और ये जो एंगल बना है ये 60 डिग्री बनाता है इस वर्टिकल लाइन के साथ में। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ M1 एंड M2 इज क्लोज टू, तो M1 और M2 का रेशियो आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, हमारी वो ये अप्रोच इन क्वेश्चंस के अंदर में भी चलेगी, हम अपनी फोर्सेस को रिजोल्व करना सीखते हैं इससे। तो आप यहाँ पे देखें, तो M1 का जो नीचे की तरफ में लग रहा है अंडर ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू M1G, और ये साथ के साथ आप यहाँ से इस एंगल को आइडेंटिफाई करें तो कोरस्पोंडेंस एंगल हो गए दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये M1G आ गया है, और ये वाला जो एंगल आप कैलकुलेट करेंगे पूरी ट्रायंगल लॉज वगैरह लगा के, ये वाला जो हमारे पास में आएगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। क्यों आएगा देखो, ये हमारे पास में 60 डिग्री, ठीक है, और ये
ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो ये टोटल क्या है हमारे पास 90 डिग्री का बनाएगा, तो 60 डिग्री हो गया ये। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करें। ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया ट्रायंगल। इधर वाला एंगल जो आएगा इसके अंदर में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऊपर हमारे पास 90 आ गया, तो ये बचा कितना, 90 के बाद में 90 बच गया, तो 45 डिग्री एंगल ये, 45 डिग्री एंगल ये। तो 45 के हिसाब से ये भी एंगल हमारे पास में कितना बन गया, 45 डिग्री बन गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है हमारी उसके अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल के थ्रू, इक्विलेटरल नहीं, जो आइसोलेसिस ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स हमारे पास में इक्वल होती हैं, तो उस तरह का ये बन रहा है। तो ये टोटल अपने आप में 90 डिग्री का, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा। और ठीक उसी तरह से जब आप इन दोनों के पॉइंट्स को यहाँ से मिला देंगे, तो ये नीचे जो इस पे लग रहा है दैट इज इक्वल टू M2G लग रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला, और इधर से आप जाके देखेंगे तो ये एंगल भी हमारे पास में बना 60 डिग्री का। ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, उसको इक्वेट करना है। तो यहाँ से आप इक्वेट करें। सबसे पहला काम हम करेंगे M2G को लेकर, या फिर इसके अंदर में M2G, M2G इसको बैलेंस कौन करेगा, जो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट होगा। और वो ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, क्योंकि इसके अंदर में हमारी 45 डिग्री वाला चलेगा, ये 60 डिग्री आ गया है। इसका जो कंपोनेंट, एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा इसको ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा सा बनाते हैं इसको। तो वेक्टर रिजोल्यूशन आप करें यहाँ पर, तो आपको मिलेगा कि M2G साइन 60 डिग्री, यानी कि जो आपको ये मिल रहा था ये वाला M2G का, इसका साइन 60 डिग्री हमारे पास में क्या होगा, ये कंपोनेंट है। इसको बैलेंस कौन करेगा, जो हमारी टोटल फोर्स है उसका ये वाला कंपोनेंट। और इसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू cos 45 डिग्री, ये आ गया इस वाले के केस का M2G वाला। दूसरा इधर से आप देखेंगे तो आपको मिल रहा है कि M1G इसका जो एंगल ये आएगा हमारे पास में M1G आ गया, तो इसका दूसरा कंपोनेंट जो आएगा हमारे पास, कौन बैलेंस करेगा उसको, इसका बैलेंस होगा साइन 30 डिग्री वाले के साथ में। इट इज बैलेंस्ड बाई F cos 45 डिग्री, F cos 45 डिग्री जो हमारे पास में फोर्स लग रही थी उसका ये कंपोनेंट जो उसको बैलेंस करेगा। ये M1G का जो कंपोनेंट आ रहा है, M1G साइन 30 इसको बैलेंस कर रहा है ये वाला कंपोनेंट। तो F cos 45 डिग्री हो गया। दोनों को आप डिवाइड करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि हम M1G वाले जो केसेस हैं उनका इसके अंदर में यूज कर सकें। तो ये आ गया आपके पास में साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, एंड दिस कैन बी गिवन एज M1 डिवाइड बाई M2। और दोनों की वैल्यूज को आप पुट करें, रूट साइन 60 वाले का और साइन 30 वाले का, तो ये मिलेगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2, और ये आपको मिलेगा खाली √3, और इट्स वैल्यू इज 1.73। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें कौन सा है। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों के ऊपर में ध्यान देना है कि कैसे, क्योंकि एंगल जो अलग अलग आए हैं तो बेस लाइन उनकी सेम नहीं रहेगी, थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। ये मैं वही बता रहा था कि डायग्राम थोड़ा हमारा बनाने में रह गया, तो थोड़ा सा टिल्ट ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा इसके अंदर में। ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, तो ये कंपोनेंट कहीं ना कहीं इस तरह से दे रहा है, क्योंकि MG हमेशा क्या लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। तो इसके दो वैक्टर्स को हमें रिजोल्व करना आना चाहिए, एक यहाँ पर चला जाएगा और एक वैक्टर यहाँ चला जाएगा। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है उन्हीं के ऊपर में काम करना था आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। अच्छा क्वेश्चन है, और अभी तक जो हमने पढ़ी है उन्हीं के ऊपर में ही है, वो उसी तरह के कॉन्सेप्ट को है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद इसको सोल्व करें। टू स्पेयर हैविंग द सेम रेडियस एंड मास आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ फ्रॉम द सेम पॉइंट। वही सेम काम इसके अंदर में किया जा रहा है। इन सच वे दैट देयर सरफेसेस टच ईच अदर। दोनों के सरफेसेस जो हैं वो पहले इनिशियली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं हमने, दोनों सरफेसेस आपस में टच कर रहे हैं। ऑन डिपॉजिट चार्ज 4 इंटू 10⁻⁸ चार्ज, उसको -6 चार्ज दिया गया है। दे रिपेल ईच अदर इन सच ए वे दैट द इक्विलिब्रियम द एंगल बिटवीन देयर स्ट्रिंग बिकम 60 डिग्री। तो एंगल जो इक्विलिब्रियम पे जाने के बाद में वो 60 डिग्री का बन जाए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द स्पेयर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ ईच स्पेयर। आपको मास बताना है दोनों स्पेयर का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन हम करने बैठेंगे तो आप 3 लाइन के अंदर में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर में क्या किया गया। तो किया ये गया है भाई, दो चार्जेस हमारे पास में मतलब स्पेयर हैं, अनचार्ज हैं वो, इनके ऊपर में अभी दोनों को कंबाइंड है और 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज दिया गया है। तो कंप्लीट एक के ऊपर में तो डिपॉजिट हुआ नहीं होगा, दो के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि दोनों बॉडीज के ऊपर में जो चार्ज आने वाला है, यानी कि इक्वल चार्ज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसका हाफ करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हमने इंडिविजुअल स्पेयर के ऊपर में जो है वो इंसर्ट कर दिया। ओके,
अब ये कह रहा है कि जब चार्ज को इनके अंदर में कर दिया गया है तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन बन गया है, दिस सेपरेशन इज 60 डिग्री। दोनों के बीच सेपरेशन जो है Q और Q के बीच वो 60 डिग्री बन गया। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये 10 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। फाइंड द मास ऑफ द ईच स्फीयर, तो दोनों के मास के बारे में बात कर रहा है। एक मिनट यहाँ पर, हाँ तो चलो इसको अब सोल्व करो। दोनों के बीच में एंगल बन गया है 60 डिग्री का, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस चार्ज इज Q, दिस चार्ज इज आल्सो Q। और ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस लेट अस सपोज कि हमने r मान रखी थी, तो अभी ये बन गया कितना, r/2 बन गया है। दोनों के बीचों बीच हाफ हो गया। यहाँ पर ये एंगल जो है वो 30 डिग्री बन गया है, इधर वाला एंगल भी 30 डिग्री बन गया है। ठीक है, यहाँ आप लगाएंगे इसके ऊपर तो ये नीचे की तरफ में इसका mg जा रहा है, और क्योंकि मास पूछा गया तो हमारा mg वाला कंसिडर करना हमारे लिए जरूरी है। इधर लगेगी इसके ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ टेंशन के कारण में एक फोर्स और डेवलप हो गया जो कि इसके टेंशन के कारण में आया, टी कोस थीटा के बराबर में रख देंगे। लेकिन हम उसको भी ना रख के अपना सिंपल तरीके से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली पता है कि वहाँ से हमारा टेन थीटा आता है, और टेन थीटा की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे पीछे के क्वेश्चंस के अंदर में भी करिए, दैट इज इक्वल टू F/mg से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टी जो आया है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो ये आ गया टी कोस थीटा और इधर आएगा टी साइन थीटा। तो दो वैल्यूज बैलेंसिंग करेंगे, इधर वाला एफ को बैलेंस कर देगा, वर्टिकल वाला mg को बैलेंस कर देगा। तो फाइनल आपके पास में टेन थीटा दैट विल बी इक्वल टू F/mg बनने वाला है। तो टेन थीटा यहाँ पर कितना बनेगा, टेन थीटा की वैल्यू है टेन 30 डिग्री। एफ जो निकालेंगे आप दोनों बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाई R², और mg यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखें 1/√3 आपने रखा इसको। ठीक है, और r की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी थी, r जो आपको दिया गया था कितना, इसके अंदर में 10 सेंटीमीटर दिया गया था, तो आप इसको मीटर के अंदर में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर आपके पास मिल गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा KQ² डिवाइड बाई R² इंटू में mg। वैल्यूज़ को पुट करें, आपका जो भी वैल्यूज़ गिवन है, तो m यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। k आपको पता है, q आपको पता है, क्यू वैल्यू जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 2 × 10⁻⁻⁶ आएगा। जी की वैल्यू पता है 9.8, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली 10 भी उसके अंदर में रख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 10, तो आप 10 इसका रख के इसको सोल्व करें तो आप इसका जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, 0.6235 kg आपको आंसर इसका मिलने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देना था आपको इस स्टेटमेंट के अंदर में। ऑन डिपॉजिटिंग चार्ज 4 × 10⁻⁻⁶, इंडिविजुअल पे नहीं बोला उसने, वो कह रहा है कि दोनों को हमने कंबाइन किया और उसके बाद में चार्ज को हमने उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। बस इतना से समझ जाते तो हो जाता है क्वेश्चन आपका। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। सेम वही है, बार बार वही चीज़ें मैं करवाता नहीं फिरूंगा आप लोगों को। आप जो अभी चीज़ हमने लगाई है, टेक्निक्स लगाई है, उसी के थ्रू आपको सोल्व करना है। आंसर मैं आपका इसका बता देता हूँ। एक्स जो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू KL/Q/L² डिवाइडेड बाई 2πε0 mg, और इस पूरे का क्या लगेगा 1/3। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर ये पूछ रहा है कि ये जो दोनों के बीच में सेपरेशन है वो कितना मेंटेन करके रखेंगे इक्विलिब्रियम आ जाए, तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या करते हो भाई, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू टी साइन थीटा। अब रिजोल्व कर लेना इन वेक्टर्स को, बार बार नहीं करूंगा मैं उन चीज़ों को। और mg को जो बैलेंस कराएगा वो टी कोस थीटा आ जाएगा। और हमें पता भी है कि अगर मैं दोनों के रेशियो को कैलकुलेट करूंगा तो Fe डिवाइड बाई mg आ जाता है। साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, जो भी आपको बेटर लगे आप तरीके से। अपनी टेन थीटा को आप यहाँ से चाहो तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज इसके अंदर में गिवन है, एल गिवन है, तो आप बेटर होगा कि इसको साइन थीटा की फॉर्म के अंदर में लेके आ जाओ। तो साइन थीटा को आप जब कैलकुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई mg के बराबर में लेके आएंगे। तो जो भी आपको बेटर लगता है आप उस तरीके से इसको सोल्व करें, और m की वैल्यू x जो आएगा उसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। f जो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, दोनों चार्जेस के बीच की सेपरेशन आपको मिल जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो x इज इक्वल टू LQ², ये आपके सामने आ जाएगा। जो बताया गया उसी तरीके से करना है, कुछ नई इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय द टू मासलेस थिंग, लेंथ L है, आर इनिशियली एट रेस्ट D, दोनों रेस्ट में रखे गए अपार्ट बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्सन। ये कह रहा है कि आर इनिशियली एट ए डिस्टेंस आर, हाँ दोनों के बीच में म्यूचुअल रिपल्सन बोला गया है, यानी कि दोनों पे चार्जेस सेम है। द चार्जेस बीइंग लीक फ्रॉम द बोथ ऑफ द स्पेयर एट ए कांस्टेंट रेट, दोनों से एक कांस्टेंट रेट से, अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर लेंगे इसको, दोनों से
जो चार्ज है वो कांस्टेंट रेट से लीक किया जा रहा है। एज ए रिजल्ट द स्पेयर अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी। अब क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज हट रहा होगा वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर के बाद में अपने को मिलाने की कोशिश करेंगे। तो यही पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहे होंगे। देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। अब आपको ये पता है कि यार दोनों के बीच में डिस्टेंस है। पहली चीज तो समझो कि इसमें हमें क्या दिमाग लगाना चाहिए। तो आपको ये लगाना है कि ये x दोनों के बीच में, तो ये x जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं मुझे dx/dt को कैलकुलेट करना है। अगर मैं x को कैलकुलेट कर ले जाऊं, इनिशियल जो मेरे पास में था उसको मैं कैलकुलेट कर ले जाऊं कि किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के किस जो चार्ज हमारा लीक तो चार्ज हो रहा है, और यानी कि एक रिलेशन आपको चाहिए चार्ज के बीच में और वेलोसिटी के जो इसके x के बीच में। अगर ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो इसका dx/dt कर दूंगा तो मुझे उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जो उसका चार्ज जो है जिस रेट से लीकेज हो रहा है। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। अप्रोच ईच अदर विद वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस। x के फंक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा है वो, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। बात वही चीज़ हमारी चलेगी इसके अंदर में कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पर आ गया q, दूसरा चार्ज आ गया q, दोनों सस्पेंडेड है। दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन x मान लेते हैं हम। तो ये इधर वाला हो गया x/2 हो गया, इधर वाला भी x/2 हो गया। इधर जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज गिवन बाय f। ऊपर जो लग रहा है वो, नीचे जो लग रहा है वो हमारे पास में mg हो गया। दोनों को बैलेंस आपको करना ही आता है, ठीक है। तो निकाले टेन थीटा, हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट कैन बी गिवन एज f/mg। बार बार वो चीज़ें नहीं करेंगे कि हम उसकी टेंशन को कैलकुलेट करें। आपको अभी ये आइडिया हो जाना चाहिए कि टेन थीटा आप डायरेक्टली f/mg लिख सकते हैं। दोनों से हमें मेन उसकी टेंशन t को वहाँ से रिमूव करके ये फाइनल रिलेशन पर पहुंचना है ताकि हम इजिली टेन थीटा को कैलकुलेट कर सकें। ये थीटा यहाँ पर गिवन है जो हमने यहाँ पर थीटा मान लिया। चलिए अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपको दिया गया है, दिस इज इक्वल टू x/2 हमारे पास में हो गया x/2। और जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मानी हुई है ये जो निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू l आ गया, दोनों के बीच जो बना हुआ है इसका। और यहाँ से हम लिख सकते हैं f/mg, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि जब ये मैंने एल क्यों लिख लिया इसके नीचे, जब ना हमारे पास में थीटा बहुत ही छोटा होता है, जो मतलब हम बहुत स्मॉल मान के चलते हैं, तो टेन थीटा को ना हम अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये बार बार टेक्निक्स यूज करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने ये आपके सामने यूज किया था लेकिन आपने उसको ध्यान दिया नहीं। इस केस में मैंने कहाँ पर किया था, यहाँ पर किया था। देखो इसमें किया था, कौन से में था भाई वो, एक क्वेश्चन में मैंने किया है पीछे। ओके 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 चलो इसमें क्या है, हम्म, चलो कोई नहीं, अभी आप ध्यान दे लो कि ये थीटा जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं। और इन छोटे एंगल्स के हिसाब से मैं क्या मान सकते हैं, टेन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा के बराबर में मान सकते हैं। ये हमारी एक अजम्पशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और साइन थीटा जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर हमारा क्या था, x/2 था। और जो हाइपोटेन्यूज था, अगर मैं टेन थीटा लिखता तो मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए थी, जो इसका y एक्सिस वो मुझे नहीं जानकारी थी। तो हमारे वैल्यूज हम इस अकॉर्डिंग मानते हैं कि साइन थीटा के अप्रोक्सीमेटली इसको मान लेते हैं। तो ये ऑलरेडी हमें गिवन था कि l लेंथ का गिवन है, तो l हमने उसको मान लिया, x/2 दैट विल बी इक्वल टू एल आ गया। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट करो। x कैन बी गिवन एज 2l इंटू में k क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई फोर्सेज को मैं लिख रहा हूँ सिंपल, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस था उसको हमने मान लिया x² एंड इट इज गिवन बाई mg। तो ये आ चुका है। तो यहाँ आप देखो कि रिलेशन किसके बीच में क्या सेट हो रहा है। तो यहाँ आपने पाया कि x³ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q² के। अगर मैं इसको x को यहाँ पे लेके चला जाऊंगा तो ये k² के बराबर में आ जाएगा, मतलब उसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा ये। यानी आप ये कहें कि x³ जो है वो 3/2 के प्रोपोर्शनल है जो चार्ज हमारे पास में आ रहा है। तो चार्ज कितना है ना, चार्ज यहाँ से बन जाएगा मेरे पास में q। और चार्ज जो है वो लीकेज हो रहा है, यानी कि जो चार्ज की लीकेज है dq/dt, टाइम के साथ में चार्ज जो हो लीकेज हो रहा है। तो इसी के अप्रोक्सीमेटली मैं इसको भी अगर डिफ्रेंशिएट करूँ, जो हमारे पास में dt x इंटू में 3/2 आया है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगी वैल्यूज कुछ इस तरीके से। हम इसको डिज़ाइन करते हैं कि जो इसका पावर होता है वो तो आगे आ जाता है, पावर आगे आ गया, ठीक है। अब इसमें से आपको -1 कर देना है, तो आप इसमें से -1 करेंगे देन यू विल गेट कि आपको पावर के अंदर में मिलेगा 1/2। तो 3/2 इंटू में x 1/2 आपको मिल गया, और इंटू में आ गया आपके पास में जो इसका dx/dt था,
ये मिल गया। अब आपको निकालना क्या था, dx/dt निकालना था, यानी कि उसका चार्ज किस रेट से लीक हो रहा है, सॉरी उसका जो वेलोसिटी है ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, उसकी वेलोसिटी प्रोवाइड करती है। तो चार्ज का रेट तो यहाँ पर मिल गया मेरे को, चार्ज तो अपने हिसाब से वहाँ पर लीकेज हो रहा है। तो वेलोसिटी जो आएगी वो कहीं ना कहीं इसके एक्स के, जब ये भी कांस्टेंट टर्म हो गई है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर -1/2, क्योंकि रिलेशन दो के बीच में पूछा गया था, चार्ज का उसके अंदर में रोल नहीं था, लेकिन चार्ज को जब लीक करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सचेंज हो रही है, इसीलिए हमारा जो अप्रोच था वो कुछ इस तरह से लेके जाना पड़ा इसको। तो आपका जो आंसर आएगा x की पावर -1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि ये जो dq/dt है वो क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि ये अपने आप में क्या है, कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा है, द चार्जेस बीइंग लीकेज बोथ एट ए कांस्टेंट रेट, तो आप उसको भी कांस्टेंट मान लेंगे। और साथ में आपको ये भी बोला गया 3/2 जो आया है वो भी अपने आप में कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन आप सेट करेंगे, तो x इधर आएगा तो x की पावर -1/2 हो जाएगा, तो वेलोसिटी और इसके बीच की रिलेशन आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा इसके अंदर में सही बन रहा है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस वन। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ही, स्टेटमेंट का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। देख लो, मैं कुछ नई चीज़ इसके अंदर में नहीं लगा रहा हूँ, मैं वही बार बार चीज़ें घूम फिर के हमारे पास में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बेसिक थ्योरी से ही रिलेटेड है, तो आप इसको उम्मीद करूंगा खुद ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब फोर्स आप निकालेंगे ना इसके अंदर में, तो फोर्स का एफ नेट फोर्स आपको निकालनी है। तो ये तो बेसिक जब आपको पढ़ाया जाता है, दो चार्जेस होते हैं और यहाँ पर हम चार्ज को रख देते हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं, ये जो फोर्स आपकी नेट निकल के आती है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला भी इसका हम ड्राइव करवाते हैं, 4πε0 इंटू में 2q/x, क्योंकि चार्जेस जो हैं वो अलग एक के ऊपर में अलग अलग डिस्टेंसेस पे दे रखे हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग दिया गया है। a² प्लस में x² इंटू में 3/2 आता है, इस तरह का कुछ आता है। तो ये पूछा जा रहा है कि द चार्ज विल बी, अब यहाँ पे बोल रहा है एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन, मूविंग ओरिजिन एंड रिमेन एट कोर्स, मूव टू इन्फिनिटी, एग्जीक्यूटिव ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये तीन चार ऑप्शन इसके अंदर बोले गए। तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन पता है कि एफ जो होता है वो -kx, यानी कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, यानी कि लीनियरली उसके साथ में वेरी करना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ नेट जो है वो डायरेक्टली x के प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ नीचे भी उसके आ रहा है, x² की पावर a² प्लस x² इंटू में 3/2 की पावर के अकॉर्डिंग भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो इसका क्या कह रहा है कि इसके अंदर में द चार्ज विल बी, यानी इसका आप देखें तो यहाँ पर हो रहा है मोशन जो है वो ऑसिलेटरी तो जरूर हो रहा है, यानी कि x के प्रोपोर्शनल तो हो रहा है वो, लेकिन वो हार्मोनिक नहीं हो रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो रहा है भाई, क्योंकि अब हम चाहते तो यहाँ पर भी इसको क्या कर सकते थे, पॉइंट आउट कर सकते थे, लेकिन आगे बोल भी रहा है कि ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी तो कुछ भी हो सकता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एन की पावर होती है, और एन जो होता है वो ओड मल्टीपल होता है, 1 3 5, इस तरह से मैंने आपको एसएचएम वगैरह की जब थ्योरी क्लासेस थी वहाँ पर बताई थी। तो ये जब इस तरह के मोशन होते हैं तो उसका एक स्पेशल केस हमारे पास में आता है सिंपल हार्मोनिक, जिसके अंदर में एक्स की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के एक्स के हो जाता है, -kx के बराबर हो जाता है। माइनस इसलिए कि वहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको टू एंड फ्रो मोशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बट यहाँ पर आप देखें तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के नहीं बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन तो है वहां पर, बट इट इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर में बोला गया है कि 4 पॉइंट चार्जेज 4 point positive charges at the same magnitude are placed at the four corner of the rigid square frame as shown in the figure. The plane of the frame is perpendicular to z axis. If A is negative point, point charge is placed at a distance z away from the above. Z इज मच मच लेस देन L है, तो यहाँ पर कहीं पर उसने चार्ज रख दिया गया है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा उस केस के अंदर में। तो भाई सिंपल सी बात है कि जब आपको चार चार्जेस उसके अंदर में रख दिए जाते हैं, तो जो चार्ज हमारा है, यानी कि जो अभी चार्ज आपने नया रखा है उसके अंदर में, तो क्या करेगा, ओसिलेट करने लग जाता है जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग। ये मैंने थ्योरी क्लासेस के अंदर में आपको ऑलरेडी इसकी जानकारी दे रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप उम्मीद करूंगा ये खुद करें, हालांकि ये पोटेंशियल वगैरह आएंगे तो वहाँ पर हम इनको दोबारा से जो है, लेकिन क्योंकि अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस बने गए हैं तो इनको हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ भी इनको लेके हम सोल्व कर सकते हैं। आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर खुद आप इसको ट्राई करना चाहें तो ऑप्शन डी इसका रहने वाला है।
ठीक है, थोड़ी सी फिगर मैं आप लोगों को जरूर बना के देता हूँ। ये बोला गया कि पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर, ताकि आप थोड़ा सा इसका जो है स्टार्ट कर सकें इसका सॉल्यूशन निकालने की। पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर ऑन द एक्सिस फ्रॉम वन एंड ऑफ द थिन कंडक्टिंग रोड। ये बोला जा रहा है कि एक कोई चार्ज है क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज है, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, और ये जो डिस्टेंस इसको बोली गई है, दिस डिस्टेंस इज आर ऑफ ए रोड एल। इस पूरी रोड की लेंथ जो है वो आपको एल गिवन है। हैविंग ए चार्ज क्यू, इस पूरे के ऊपर में क्यू चार्ज है, पूरी रोड के ऊपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि इक्वली चार्ज उसके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू इज, तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। चलो मैं करवा ही देता हूँ यार, कहाँ आप इसको करते फिरेंगे आपको कर लेंगे तो थोड़े वो हो जाएंगे ना, आपके हाथ जो है दर्द करने लग जाएंगे, ठीक है, दिमाग पे जोर पड़ना लग जाएगा। तो बेटर है कि मैं ही करवा देता हूँ, मैं ही पेपर दे दूंगा आप लोगों के, और मैं ही क्लियर हो जाऊंगा वहाँ पे ना, मैं ही ज्वाइनिंग कर लूंगा, आप तो बस बैठ के देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है मेरी जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसा ही बोलना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, खुद भी अपने आप में एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखा करो। ठीक है, मैं तो सारे करवा दूंगा भाई, मेरे पास में तो एक बहुत बड़ा जो क्वेश्चन बैंक है, मैं हजारों क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूंगा। जब तक आप अपने इस दिमाग को नहीं खोलेंगे ना कि हर क्वेश्चन में मैं नया कॉन्सेप्ट डाल रहा हूँ। 5-6 क्वेश्चन बेसिक हमारे पास में सेम टाइप के आ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं, वो भी कर लेंगे तो मोर देन सफिशियंट रहता है। लेकिन आपको और कहीं से भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और ये हम जब इनफाइनाइट लॉन्ग लेंथ हमारे पास में चार्जेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वहाँ से हम फोर्स निकालना भी आपको सिखाते हैं जब बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाई जाती है। तो जो चार्ज एक कोई छोटा सा मैं इसके अंदर में एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट सपोज, क्योंकि जब भी इस तरह का यूनिफॉर्मली दिया गया तो हो सकता है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ चार्ज है वो भी फोर्स लगा रहा है, हर चार्ज इसके में फोर्स लगा रहा है। तो मैं कोई भी एक छोटा सा हिस्सा इसका कंसिडर कर लेता हूँ। लेट सपोज कि मैंने इसे डी एक्स का जो हिस्सा वो ले लिया है, और इसके ऊपर में डी क्यू चार्ज हमने मान लिया। टोटल चार्ज तो उसका कितना है, क्यू है, हम एक छोटा सा हिस्सा उसका कन्वर्ट इसके अंदर में लेके आ रहे हैं, तो छोटे से हिस्से का हम डी क्यू चार्ज इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं। तो टोटल जो चार्ज इसका रहने वाला है, यानी छोटे से इस डी एक्स को एरिया के अंदर में, तो डी क्यू मैं लिख सकता हूँ, क्यू टोटल चार्ज था, पर यूनिट लेंथ इतना है, और छोटे से हिस्से के अंदर में मैं देखना चाह रहा हूँ तो डी एक्स, ये टोटल चार्ज हमें मिल गया। अच्छा, अब इस चार्ज के कारण, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो अभी बता रहा हूं मैं, इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है ये आप कैलकुलेट कर लो, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू जो आर टू आर प्लस एल लेंथ पे। तो ये आर लेंथ है मान लेते हैं, ठीक है, टोटल लेंथ यहाँ से इनिशियल लेवल से और फाइनल लेवल तक आर, तो ये टोटल थी, तो ये आर प्लस में एल आपको गिवन है। तो फोर्स आप कैलकुलेट करें, डी एफ कैन बी गिवन एज के इंटू में क्यू इंटू में डी क्यू, ये वाला छोटा सा हिस्से की बात कर रहा हूँ अभी मैं, डिवाइडेड बाई जो इसका एक्स स्क्वायर है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहाँ से करना है इसको, तो आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। फोर्स कैन बी गिवन एज, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, आर से लेके आर प्लस एल का, के क्यू, और जो डी क्यू था उसको आप यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू में डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और ये आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है लगी है कि r से r+1 तक जाना, यही इसका आइडेंटिफाई करना था। अब तो सिंपल रह गया ये कि बच गया आपके पास में जो कांस्टेंट टर्म है उनको बाहर निकालो, कि क्यू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई एल आपके पास बाहर आ गया, और अंदर बचेगा x की पावर -2 प्लस में 1, ऐसे करते हैं ना, जो ऊपर आएगा ये एक पावर जो उसके अंदर में ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, और जो अभी पावर बनी है उसी को हम नीचे उतार लेते हैं, 2 माइनस में 1। इंटीग्रेशन का यही फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर है मान लो, तो आपको इसी को इंटीग्रेट करना है, तो पावर है उसके अंदर में एक जोड़ दो, तो ये बन गया एक्स की पावर 3 बन गया, और जो नया बना है उसी पावर को हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर नीचे था, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, एक्स की पावर 2 माइनस में एक्स, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये प्लस मैंने किया, यहाँ से ये बन के आ गया, और ये नीचे आपकी पावर लगेगी आर इंटू में आर प्लस एल लग गया है। और फर्दर इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, सो आपको मिलेगा माइनस, इसकी जो पावर्स हैं उनको मैं लगा देता हूँ, जो लिमिट्स हैं उनको लगा देता हूँ बेसिकली, तो ये 1/x इंटू में एल प्लस में आर, नीचे से आपका स्टार्ट हो रहा है ये आर से, रखें इन वैल्यूज़ को। जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, देन यू विल गेट माइनस के क्यू इंटू में क्यू डिवाइड बाई एल, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस में एल बाई आर माइनस में 1/r आपके पास में मिलेगा। और फोर्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे, कि क्यू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू में एल प्लस में आर, तो ये आपका क्या आ गया, इसका राइट आंसर मिल गया है। तो 3 इसकी जो थी
ऑप्शन कौन सा आ रहा था, डी ऑप्शन जो है वो सही है। बस छोटी सी दिमाग आपको इसके अंदर में जो लगाना था वो ये था कि जब भी इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, छोटे से हिस्से को हमेशा उसके अंदर में पकड़ा करो। अच्छा स्टैंडर्ड का कोई एग्जाम होगा तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये डी क्यू आपने कंसिडर किया। फिर आपको लिमिट का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इस हिस्से से लेके पूरी रोड को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और पूरी रोड तक आप लेके जाओगे तो आपकी टोटल लेंथ इस चार्ज से कितनी बनेगी, आर प्लस में एल बनेगी, और इनिशियली आपकी आर बनेगी, तो इसीलिए लिमिट क्या लगाई गई है, वो आर से आर प्लस एल तक लगाई गई है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाँ, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर सेल ऑफ द रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी of sigma per unit area. It is made of two hemisphere cell held together by pressing them with force F। जब भी हम इस तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं, तो जब भी यूनिफॉर्मली चार्ज पेयर होते हैं, तो यूनिफॉर्मली चार्ज पेयर के अंदर में जो टोटल प्रेशर इसका बन के आता है उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये थ्योरी क्लासेस के अंदर में आपको ऑलरेडी करवाया गया है। तो फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर इनटू में एरिया की बात करेंगे वहां पर। तो एक प्रेशर आप पे लग रहा है 2, ये होता है ना प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और हमें फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, तो फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर इनटू में एरिया। तो फोर्स प्रेशर हमें पता है सिग्मा इनटू में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो उसका जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर एक की बात करेंगे तो एक का भी हम कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू एफ इनटू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसका निकल कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, यहाँ पर आपका सॉरी ये आर स्क्वायर नीचे क्यों आ रहा है भाई, ऊपर ही आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट 2 हमारा कांस्टेंट हो गया है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर में राइट बनने वाला है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली, सिग्मा के डायरेक्टली, आर स्क्वायर के डायरेक्टली। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना आप लोग कि ये 2 नीचे गिवन है, अरे ये 2 का क्या करें हम, अरे भाई ये प्रोपोर्शनलिटी के साइंस होते हैं, तो आप इन ऐसे केसेस के अंदर में ना ऐसी टर्म्स को स्किप भी कर सकते हैं। जैसे 2 को मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर में, आपको ये मेन मेन जो टर्म्स हैं इनकी प्रोपोर्शनलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आ गया है 52। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 इक्वल चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और ये केवीपीआई का एग्जाम आया है, उसमें आया हुआ था ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो एग्जामिनर को अगर अच्छा क्वेश्चन डालना हो ना तो ऐसी कैलकुलेशन कई बार वो क्या है डाल देता है। शुरू करें इस क्वेश्चन को भाई। 3 इक्वल चार्जेस क्यू प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोला गया है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कोई ना कोई उसका वहां पर यूज होगा भाई अपने को। तो यूज क्या रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, क्या प्रॉपर्टी रहती है कि उसके तीनों एंगल तो भाई 60 डिग्री के होते हैं और तीनों साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये यहाँ से हमें कंक्लूड कर लेना है इस छोटे से पॉइंट से। सेंटर्ड एट द ओरिजिन ओ, ये एक सेंटर्ड है इस ओरिजिन के ऊपर में, और तीनों एक कॉर्नर पे क्या रखा है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, 3 चार्जेस रखे गए हैं। आर हेल्ड इन द इक्विलिब्रियम बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड दिस वन। और ये क्या है, ये सारे के सारे ना बैलेंस हो रखे हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर में डेवलप हुई है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे दी गई है, दैट इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ आर, और इसकी वैल्यू है के इंटू में आर आपको दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि यहाँ पर इस ओरिजिन की तरफ में एक फोर्स जो है वो लग रहा है, ओरिजिन की तरफ में ये फोर्स लगाई जा रही है। व्हेन के इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द 3 चार्जेस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पूछा गया कि ये जो डिस्टेंस है चार्जेस की, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये आपको कैलकुलेट करनी है इन चार्ज की, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप एक का भी कोई कैलकुलेट कर लेंगे तो तीनों की बराबर आ जाएगी। चलो शुरू करें इस क्वेश्चन को। तो चलो यहाँ से हमने इसका क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर इसके ऊपर में डाल दिया। ओके, तो जब आप यहाँ पे देखें, एक चार्ज को पकड़ लेता हूँ, मान लें कि मैं ये चार्ज हमने इसका ले लिया है, तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर में एक फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगने के बाद में ये चार्ज की प्रॉपर्टी होगी कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स मान लेते हैं कि ये लगा है इसके ऊपर में एफ क्यू। ठीक उसी तरह से ये जो चार्ज है क्यू वाला, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, और ये जो इसको लेके जाएगा वो नीचे की साइड में
लेके जाएगा दिस डायरेक्शन, और ये चार्ज आ गया हमारे पास में अगेन एफ क्यू। तो इन दोनों चार्जेस का अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं तो एफ नेट जो फोर्स लगने वाला है वो एफ नेट लगेगा भाई इस डायरेक्शन के अंदर में, तो ये एफ नेट आ गया। और दोनों के बीच के एंगल की बात करूं तो ये अपोजिट एंगल 60 डिग्री का है, तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इन दोनों का एंगल्स का, ये भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के ये अपोजिट एंगल्स आ गए। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ये आधा कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया, ये भी हमारे पास में 30 डिग्री का हो गया। तो टोटल जो इसके ऊपर में एफ नेट निकल के आएगा, आप इंडिविजुअल इनके फोर्सेस को देखेंगे तो एक का कंपोनेंट ऊपर एक का कंपोनेंट नीचे, तो ये तो हमारे पास में कैंसिल आउट हो गए, तो सारा का सारा जो रुझान है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है। और ये आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एफ क्यू, क्योंकि थीटा के साथ में जा रहा है, तो एफ क्यू के कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कोस थीटा वाले आ रहे हैं, तो कोस 30 डिग्री हो गया। तो ये जो एफ नेट आएगा वो ट्वाइस ऑफ एफ क्यू कोस 30 के बराबर में आपको मिल जाएगा। चलिए अब वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से आपको मिलेगा ट्वाइस एफ क्यू की वैल्यू जो दी गई है दैट इज इक्वल टू के इंटू में क्यू चार्जेस थे, तो क्यू का स्क्वायर आपको मिल गया डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन ए, अगर मैं उसकी साइड की लेंथ मान रहा हूँ ए हो गया, इंटू में कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 हो गया। ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई है 1। ओके, अब आ जाओ इसके जो रेडियस के ऊपर में, जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो लेट अस सपोज कि ये जो यहाँ से दूरी जो बनी हुई है दिस वन, ये यहाँ पर आर मानी गई है ये वाला, क्योंकि ये फंक्शन जो बोला गया है ना कि रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो कहीं ना कहीं आर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। आर हेल्ड इन द इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड के आर इंटू में के आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ में। अब देखो जो एफ नेट लग रहा है, एफ नेट को बैलेंस करने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स उसको पीछे की तरफ में खींचना चाहेगा, भाई वही तो फोर्स लगेगा ना, यहाँ से जो फोर्स लगेगा वही तो इसको बैलेंस करेगा, तभी तो पूरा सिस्टम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। जो सिनेरियो यहाँ पे लगा है वही सिनेरियो यहाँ पर भी है, ये इधर लेके जाएगा ये इधर लेके जाएगा, इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर रहेगा, इनका सेंटर टू सेंटर हम देखेंगे इसको। तो किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर करके इसका चलेंगे तो आपकी यही वैल्यूज इसके अंदर में मिल के आएंगी आपको, ठीक है। तो ये आपको मिल गया एफ नेट इस पे लगने वाला। अब बात आई कि रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए तो मुझे ये आर की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये आइडिया हम लेके आते हैं जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज के थ्रू लेके आते हैं। तो वो कहता है कि जो आपके पास में आर आता है मीडियन, अगर मैं इसको देखूं तो ये दो हिस्सों में टूटा रहता है, जो नीचे वाला सेंटर के ऐसा होता है ना कि ये आपने परपेंडिकुलर डाला और ये मीडियन जो भी इनके मिल रहे हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो 2/3 रहता है इस पूरी लेंथ का, और नीचे वाला जो हिस्सा रहता है ये होता है 1/3 जो पूरी लेंथ, यानी कि जो आपने ये इसका बाइसेक्टर डाला है या इसका परपेंडिकुलर डाला है, इसकी पूरी लेंथ का 2/3 ये ऊपर वाला हिस्सा रहता है और छोटा हिस्सा 1/3 रहता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रहती है। तो यहाँ पर आप देखें तो ओरिजिन से वर्टेक्स, इसके वर्टिसेस के बीच की दूरी जो है वो 2/3 मिलेगी, 2/3 मिलेगी किसके, जो इसका ये लेंथ होता है, और इस लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, अगर साइड इसकी ए है तो इस पूरे का वैल्यू होता है √3/2 इंटू में ए, ये इसका जो परपेंडिकुलर डाला आपने वो होता है, या मीडियन डाला आपने उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में पढ़ते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हमने यूज किया, इसीलिए कहा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो √3/2 ए का ये हिस्सा है मेरे पास में जो नीचे आपको मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, अच्छा अब इनकी वैल्यूज को आप पुट करें तो आपको मिलेगा कि ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास में निकल के आएगी √3 इंटू में आर आ गई। अब एफ नेट के अंदर में हम उसकी ए की वैल्यू को पुट डाउन कर सकते हैं, तो एफ नेट कैन बी गिवन एज ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 आर का होल स्क्वायर इंटू में √3 आपको मिल गई है बाई 2 हो गया, यानी आपकी एफ नेट जो बनेगी इट कैन बी गिवन एज के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √3 इंटू में आर स्क्वायर मिल गया। ओके, अब ये तो आपकी एफ नेट फोर्स आई थी, यानी कि आपकी आर के फॉर्म के अंदर में हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन निकाल ली है। तो ये जो एफ नेट आया इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हो रही है, और ये वैल्यू क्या दिया गया था आपको कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपके एफ आर के फंक्शन के बराबर में रहेगी, यानी कि ये फंक्शन जो बराबर रहेगा के स्क्वायर √3 इंटू में आर स्क्वायर के बराबर में। तो ये वैल्यू आपको गिवन थी दैट इज इक्वल टू के आर आपके पास में गिवन है, देन यू कैन राइट इट एज के आर विल बी इक्वल टू 1 इंटू में क्यू स्क्र डिवाइड में 4πε0 वगैरह की वैल्यू यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस के अंदर में गिवन थी तो मैं रख लेता हूँ 4πε0 इंटू में जो आर स्क्र था दैट वाज गिवन एज ये हो गया। तो आर यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो आर कैन बी गिवन एज √3 इंटू में क्यू स्क्र डिवाइडेड बाई 12πε0 इंटू में के का रूट, और ये आ गया हमारे पास में पावर 1/3। तो ये ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। बस इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है बेसिक,
वेक्टर रिजोल्यूशन इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में आपको आने चाहिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, दो प्रॉपर्टीज़ मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की यूज़ करी है कि जो भी आप यहाँ पर मीडियन डालते हैं या परपेंडिकुलर डालते हैं या बाइसेक्टर डालते हैं, कई तरीके के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जब भी जहाँ से मिलते हैं सेंट्रोइड जो होता है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो 3/2 रहता है वर्टिसेस और ओरिजिन के बीच में, और नीचे वाला हिस्सा 1/3 रहता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। और क्योंकि हमें इसका आर जो है वो कैलकुलेट इसके अंदर में ए था, ए को हमें रिप्लेस करना है आर के टर्म्स के अंदर में, तो उसके लिए मैंने ये सारा का सारा जो खेल यहाँ पर खेला गया। तो ए की वैल्यू को आई, और ए की वैल्यू जब आ गई है तो ए के पॉइंट के ऊपर में आप इनकी वैल्यूज को पुट करें और बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, दैट्स इट, आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q आर सोट एट ईच अदर फ्रॉम वेरी ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूरी से इनको सॉर्ट किया गया है विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ दी चार्जेज इज। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर में ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आपका ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसके अंदर में, जब आप पोटेंशियल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत तेजी के साथ में आ रहे हैं, एक पॉइंट पे आके क्या करेंगे, क्लोजेस्ट अप्रोच के मतलब ये होता है कि दो चार्जेज आए, बहुत दूरी से आए, और एक ऐसी डिस्टेंस की उसके बाद में वो एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं कर सके। तो ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस बचा है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये गिवन आपके सामने है। तो और उस समय पे क्या हो जाता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोनों का आप इक्वेट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और दो चीज़ों को इसके अंदर में जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़े से प्रोजेक्टाइल मोशन को भी इसके अंदर में जोड़ दिया गया है। द सरफेस ऑफ द प्लेनेट इज फाउंड टू बी यूनिफॉर्म चार्ज, कोई सरफेस है प्लेनेट का, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया है। व्हेन पार्टिकल of mass m and no charge is thrown at an angle from the surface of the planet, इसके ऊपर से, इस सरफेस के ऊपर से एक बॉडी है जिसका मास है m और कोई भी चार्ज उस पर नहीं है, यानी कि चार्ज जो है वो इनिशियली उसका जीरो है, थ्रोन किया गया एट एन एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, किसी एक एंगल के ऊपर में थ्रो कर दिया गया है। लेट सपोज मैं इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लेता हूँ, ये सरफेस है, यहाँ से इसको थ्रो किया गया है विद एंगल थीटा, और कोई इनिशियल वेलोसिटी दी गई होगी। इट हैज़ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ कि वो कैसा लेगा, हमारा एक पैराबोलिक पाथ लेगा, यानी कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं उससे कनेक्ट करता हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप ही गए देखो, विद हॉरिजॉन्टल रेंज एल, और ये जो रेंज ली है इसने, यानी कि जितनी दूरी तक पर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी रेंज बोलते हैं, एल से डिवाइड हम उसको डिफाइन किया। फिर कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू विद द सेम इनिशियल कंडीशन हैज ए रेंज L/2, सेम इनिशियल कंडीशन उसको दी गई है और उसकी जो रेंज है वो दिया गया L/2, यानी कोई भी पार्टिकल लिया गया उसको हमने L/2 तक ही पहुंच पाया, L/2। द रेंज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मास m एंड चार्ज 2q विद द सेम इनिशियल कंडीशन इज, ये जो दूसरा चार्ज था इसके ऊपर में पहले पे चार्ज q था, क्या कह रहे हैं, पार्टिकल मास m एंड चार्ज, अच्छा पहला हमारा न्यूट्रल था, दूसरा चार्ज है उसके ऊपर में क्यू चार्ज आपको दिया गया है विद द सेम इनिशियल कंडीशन हैज ए रेंज L/2। द रेंज ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q2, जो 2q अगर मैं उसका चार्ज कर दूं तो उसके साथ में क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको। हमें रेंज की जानकारी, जब हम पैराबोलिक मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पर रेंज आपको बताई गई थी, या उसको आर से हम रिप्रेजेंट करते थे, आर कैन बी गिवन है, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो इनटू में जो साइन 2 थीटा, जो थीटा होता है उसका ट्वाइस डिवाइडेड बाय जी, इससे हम उसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को लगाएं। तो पहले केस की हम बात करते हैं, जब हमारे पास में कोई चार्ज क्यू दिया गया है तो L/2 उसकी रेंज है, और ये दिया गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, अनचार्ज के लिए तो हमारे पास में यही हो गया, अनचार्ज की हो गई है। दूसरा चार्ज के लिए लेके आएंगे तो यूज के साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अब ध्यान रखना है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब आप अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो जो mg हमारे पास में आता है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अंदर में डेवलप होगा, दैट इज गिवन बाय क्यू ई से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो इसका जी निकल के आएगा वो रहेगा क्यू ई प्लस में डिवाइड बाई एम। तो ये भी उसके एक्सेलेरेशन के अंदर में क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। ठीक है, तो नेट जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बाई एम आ गया है, L/2 हो गई है। तो पहली और सेकंड इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, जो अभी आपके पास पिछली इक्वेशन बन के आई थी, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन और दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को आप डिवाइड करें, यू विल गेट क्यू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g
साइन 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी प्लस में क्यू ई डिवाइड बाई एम आ गया। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे देन यू विल गेट एम जी विल बी इक्वल टू क्यू ई आपको मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट के केस के अंदर में क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको चार्ज जिसका मास m है और उसके ऊपर में चार्ज 2q गिवन है। देखो स्टेटमेंट के अंदर में पढ़ के देखो, यहाँ पे बोला गया कि अब बताओ कि जो रेंज m मास का है और चार्ज उसके ऊपर में 2q है तो क्या उसका इफेक्ट आएगा, क्या रेंज उसकी निकल कर आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, रेंज का वही सेम फॉर्मूला, r कैन बी गिवन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जो g आ गया। पिछले में क्या आ रहा था, देखो यहाँ पर चार्ज q आ रहा था खाली, तो हम q लिख रहे थे, अब 2q चार्ज उसके अंदर में डाल दिया गया है तो इसका चार्ज अब आ गया 2q इंटू में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई mg। ठीक है, और इसको आप सोल्व करें फर्दर, जो भी हमारे पास में टर्म्स हैं उनको बाहर करें, तो यू स्क्वेयर इंटू में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2q उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई उसका mg आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास में इनिशियल थी उसका ये जो रेंज था, इसके अंदर में जो रेंज हमारे पास में आ रहा है वो इसका L/3 आ रहा है। आप इसको सोल्व करेंगे फर्दर जो लेके आएंगे इसको, तो जो इनिशियल आपकी लेवल आया था तो उसका L/3 आपको ये क्या करेगा, मिलेगा। ठीक है, इनको दोनों को इक्वेट करके आप लोग देखेंगे एक बार, जो हमारे पास में इनिशियल L कौन सा था, ये वाला था L जो आ रहा था, तो L/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को इसके अंदर में जोड़ा गया था और बाकी इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। तो दूसरे से हमें क्या मिला है, तो एम क्यू वाला जो हिस्सा मिला है ना, मैं देखो यहाँ पे जो भी मिली है इसके अंदर में एम क्यू को क्यू ई के बराबर में हम पुट डाउन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे, इक्वेट हो गई है तो एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, और बाहर क्या बचेगा हमारे पास में यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू में जी, तो हमारा क्या चल रहा है, बाहर कॉन्स्टेंट चल ही रहा है, इसके अंदर टर्म हो गई है 3, तो इनिशियल जो आती थी उसका L/3 आपको इसके अंदर में आंसर मिल जाएगा। तो L/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन है जो मैक्सिमम हमारे बन सकते थे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर में, या फिर जो जिसके अंदर में हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो आज स्टडी कर ली हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर में हम करने वाले हमारे जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो निकल के आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ऊपर में हम बात करेंगे। तो ये जितना भी लेक्चर अभी इसके अंदर में हम बात कर चुके हैं उसमें कूलम्ब्स लॉ आपका कंप्लीट होता है, और एक बहुत अच्छे से आपकी सोच भी डेवलप हो गई होगी इन क्वेश्चंस को लेके कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको इन क्वेश्चंस की अप्रोच करनी चाहिए। बाकी कोई भी जुड़ना चाहता है तो फोटोनिक्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स हमारे कंटिन्यू है, जितने भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आपके पीजीटी टीजीटी या फिर आपके एटीसी का हो गया या फिर एसएससी आईएमडी के हो गए, जो भी आपके जहां पर भी फिजिक्स आपको देखने को मिलती है, तो कंप्लीट कोर्स इसका हमारा ऐप के ऊपर में जो है वो चल रहा है। वहाँ पर भी हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करते हैं, और थ्योरी के साथ में न्यूमेरिकल्स का तो आप अभी देख ही रहे हैं सेशन जो है इसके अंदर में हम कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसके जो आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के क्वेश्चंस को। तो जुड़े रहिएगा उन्हीं चीज़ों के साथ में जो क्वेश्चन हम उसके अभी शुरू करने वाले हैं।